कंसर्न होते हैं। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, जब एक फरवरी, मार्च और मई, जून के जो पेपर्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फरवरी मार्च का जो पेपर है उसको इस नियत से करना है कि आप जो टॉपिक्स उसमें देखेंगे, जो टॉपिक्स आप उनमें देखेंगे आज के पेपर में, उन टॉपिक्स पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है अपने। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, खुदा के लिए इसको ऐसे मत समझ लेना, वरना जो है ना सारे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कि जो पेपर आज हम करेंगे उसमें जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे, वो टॉपिक्स आपने ज्यादा अच्छे से, तगड़े तरीके से रिवाइज करने हैं। और मैं भी करूंगा, अभी जब आपको पेपर कराना शुरू करूंगा तो इस पेपर मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी, क्योंकि आप लोगों के पास शायद अवेलेबल ना हो। तो मैं भी कराऊंगा, तो उसके सराउंडिंग के एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पिछले पेपर के साथ रिवाइज किए थे, तो मैं भी कोशिश करूंगा रिवाइज करूं। यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ताकि से ज्यादा लोगों को फायदा हो। अक्सर बच्चे मुझसे बार बार रिवीजन का पूछ रहे हैं, तो भाई टॉपिक्स अगर कोई बहुत ज्यादा डिमांड आएगी किसी टॉपिक की, तो आई ट्राई टू प्लान सेशन अकॉर्डिंगली। लेकिन अदरवाइज हम जो पास पेपर कर रहे हैं उसके साथ भी बार बार टॉपिक के ऊपर तकरार हो रही है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल भी रहेगा। जी अनोशे फातिमा कुछ कहना चाह रही हैं, बोले। सर आपको पता है हम फिजिक्स स्टूडेंट्स अपनी क्लास छोड़ के आए हैं आपके लिए। अरे बाप रे बाप, क्यों सर से क्लास शॉर्ट करा ली क्या आप लोगों ने? नहीं, उन्हें की नहीं, हम छोड़ के आए हैं। तो देखो, उससे ये भी पता चला ना कि हर टीचर हर बात नहीं सुनता ना। मुझसे तो तुम जी लोग मक्खन वक्खन लगवा के करवा लेते हो कि सर छुट्टी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। यार तुम लोग के क्लैशेस का खुदाई कसम इतना मसला है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैं खुद दिमाग मेरा खराब कर देते हो तुम लोग। चलो, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका ये कुर्बानी आपको जाया नहीं जाएगी, बल्कि आपको इसका फायदा होगा। मेरे बच्चे, इंशाल्लाह। तो आज हम जिस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं मिलकर करेंगे, ठीक है? फरवरी मार्च 2024 का हाल का ये पेपर है, और बिस्मिल्लाह करेंगे विदाउट, क्योंकि बड़ा पेपर है, डिस्कशन भी करनी है सारी आपके साथ, तो इसलिए बहुत अच्छा पेपर है। मैंने इस पेपर को गो थ्रू किया है। इस पेपर में मुझे नजर आया कि जो जो यूजुअली बच्चों के जो है वो सारे इस पेपर में मौजूद है। और मैं फिर कह दूं कि बेटा, इस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगाना है। जिन टॉपिक्स से वो आए हैं उन टॉपिक्स पर ज्यादा रीडिंग करनी है। उन टॉपिक्स को आपने मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हो, तो जिससे आपको क्या होगा, में अगर 10-15 टॉपिक आ रहे हैं तो उनकी रिविजन की तगड़ी हो जाएगी। बाकी भी आपको आते ही हैं, नल्ले तो आप है नहीं, ठीक है जी। इसलिए बल बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं ना। सर ठीक है, हो सकता है कि अगर आप, और हो सकता है बल, मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत लैग कर रही है। जी हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? सर लैग कर रही चलिए है। अस्सलाम आ वालेकुम जाती, सर। हाय लेक। अभी आ जाती इस। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन से टॉपिक आ जाएगा, अभी सबर कर करो। देंगे? सर पेपर 2 नहीं करना था हमने। जी बेटा, वो आईजीसीसी में पेपर 2 को पेपर 4 कहते हैं मेरी जान। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके ठीक है। अब सही हो सर गया लैग सर। कर रही है थोड़ी। जी सर। थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त करते चलना, और खुदा के लिए दरमियान में कोशिश करना डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है? क्योंकि फिर ना मैं फिर मेरा टेम्पो खराब हो जाता है, और आज सुबह से मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा पासिबल सेशन ले चुका हूँ, तो मेरा दिमाग भी घूम रहा है। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। बेटा, थ्रेशोल्ड की फाइल अभी मिली नहीं है मेरी जान, तो मिलेगी तो फिर बताऊंगा आपको। पेपर ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है भाई। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम का कैटलिस्ट, पहला क्वेश्चन देखते ही आपके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई होगी चेहरे पर। व्हाट इज टर्म मेंट बाय टर्म क्वेश्चन है, और 2 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखें। मैं हमेशा मार्क्स को जरूर देखें, मार्क्स जरूर देखना है आपने। एम आई ऑडिबल? हेलो? सर सर मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज इतनी लैग कर रही है। सर जी यार आवाज आपका बोल देख कर पता नहीं क्यों। हेलो?
hello. Am I audible again? Hello. Yes, Yes, sir. Now sir. you're audible. Yes, sir. Yes sir, आ रही है आवाज। अच्छा। तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपको थ्योरी में एक ट्रिक बता दूं कि थ्योरी में बेटा मार्क्स देखने कर सवाल अटेम्प्ट करना है। अब जैसे कैटलिस्ट का डेफिनेशन आया तो मुझे एक आध चैट में कमेंट भी नजर आ गया, और मैं उनको गुड न्यूज भी दे दूं कि आपने एक ही नंबर लेना है, दो में से एक आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है जी। तो आए समझते हैं बेटा, डेफिनेशन 2 नंबर की है, इसका मतलब है दो बातों के नंबर। नंबर 1, कैटलिस्ट क्या है? दोज substances which speed up the chemical reaction ये एक नंबर हो गया, स्पीड अप, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन देम, ये लिखोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा कि वो केमिकल एजेंट्स, वो केमिकल कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं बेटा, चैट में मत भरो प्लीज, चैट बहुत भर जाती है फिर मैं पढ़ भी नहीं पाता। ठीक है ना? तो आप जब लिखेंगे स्पीड अप द रिएक्शन, ये पहला नंबर मिलेगा, और आप जब लिखेंगे विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट तो दूसरा नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन, स्टेट द नेम ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स। अच्छा जी, ये बच्चा पूछ रहा है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो मेरे बच्चे वो केमिस्ट्री का टर्म है ज्यादा ना। अगर वो सवाल पूछता कि एंजाइम कैसे स्पीड अप करते हैं, फिर आपका जवाब आता बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसने पूछा डिफाइन एंजाइम, डेफिनेशन पूछी है, रीजन थोड़ी पूछा है। ठीक है, तो इसलिए दो सब्सटेंस, और ये भी नहीं पूछा कि एंजाइम क्या होता है, बोला है कैटलिस्ट क्या होता है। देखो ना, गौर नहीं करते आप लोग। बायोलॉजिकल, भाई एंजाइम थोड़ी पूछा है कि आप लिखोगे दोज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आप सवाल पे अंधे की तरह, ज्यादा चैट में लिखने में फोकस रहेगा तो माइन्यूट डिटेल मिस हो जाएंगी ना भाई। यही मैं कहता हूँ कि जरा तसल्ली और अटेंशन रखा करो। चवले मारते रहते हो यार तुम, बेसिक चीजों में गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये तो बेसिक गलती कर रहे हो तुम लोग। क्या कर रहे हो? उसने सिर्फ कैटलिस्ट पूछा है, ये थोड़ी पूछा है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम पूछता तो आप बोलते थे यार बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम इट। ठीक है, चलो। एंजाइम्स आर प्रोटीन, स्टेट द नेम ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स। तो मेरे बच्चे, आपको मैं पहले याद दिला दूं कि आपने 3-4 तरह के केमिकल एलिमेंट्स पढ़े। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है आपने, प्रोटीन पढ़ा है आपने, आपने लिपिड पढ़ा है, आपने डीएनए पढ़ा है। ठीक है, इनमें कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और साथ में नाइट्रोजन भी होता है। लिपिड में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, और डीएनए में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। क्योंकि आपको याद होगा डीएनए के अंदर आपने पढ़ा था नाइट्रोजीनस बेसेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं रिवाइज इसलिए करता जा रहा हूँ ताकि अगर कहीं पर कोई और सवाल आ जाए तो आपको याद आ जाए। ठीक है जी, और फॉस्फोरस भी होता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डीएनए में फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर उसने पूछा प्रोटीन, तमाम प्रोटीन में कौन से कॉमन एलिमेंट होंगे? तो आप नाम लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे चल, सर आगे पूरा चल। पेज दिखा दें। ओके जी, अब जनाब ग्राफ आ गया। बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, आगे पीछे मत करवाओ मुझे, साथ साथ रहो मेरे। और चैट में लिखने पे कमेंट ज्यादा तवज्जो ना दे, ज्यादा तवज्जो दें सवाल को समझने पर। अब जो मैं कह रहा था ना कि ज्यादातर ओ लेवल्स के बच्चों में हेजिटेशन होती है ग्राफ को लेकर, टेबल्स को लेकर। हालांकि मैं तुम्हें कई दफा बता चुका हूं कि ग्राफ सबसे आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को समझ जाए ना, तो ग्राफ तो वैसे ही सबसे मुफ्त के मार्क्स होते हैं, देख के करना होता है। तो बेटा आए देखते हैं। कहता है लाइपेज इज एन एंजाइम, वी ऑलरेडी नो लाइपेज क्या होता है। लाइपेज वो एंजाइम होता है जो किसको ब्रेक डाउन करता है? लिपिड्स को इनटू, बोलो, फैटी एसिड्स। Acid. यस और नो? लिपिड्स क्या होते हैं? इसका सबस्ट्रेट होते हैं। लाइपेज किसका नाम है? एंजाइम का। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा? इसके प्रोडक्ट। तो पहला सवाल जो है वो आपको नजर आ रहा है किस पर? एंजाइम पर नजर आ रहा है। चैप्टर एंजाइम आया है, और ग्लिसरॉल भी साथ में बनता है। ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। फिगर 1.1 shows the effect of pH on the percentage activity of lipase। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि एंजाइम का इफेक्ट, पीएच का इफेक्ट एंजाइम पर क्या होता है ना? सबको पता है कि ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। ऑप्टिमम पीएच से ऊपर जाएंगे, रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्टिमम पीएच पर काम होगा, ऑप्टिमम पीएच से अब बिलो जाए या अबव जाए, दोनों केसेस में क्या होता है? एंजाइम क्या हो जाता है बेटा? Denature. डी नेचर हो जाता है। यहां पर भी डी नेचर। और डी नेचर का मतलब क्या होता है? नो
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यही मतलब है भाई डीनेचर होने का। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता और इसीलिए एंजाइम एक्टिविटी भी नहीं होती। ये तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, आए जरा देखते हैं। ठीक है जी, अब सवाल देखेंगे। अरे यार क्या बच्चों का सवाल है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द परसेंटेज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज शोन। ये परसेंटेज एक्टिविटी शो हुई है और डिस्क्राइब का मैं कमांड बता चुका हूं कि डिस्क्राइब भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। क्या मतलब हुआ आयाज? और देखो ये 6 नंबर 6 नंबर का सवाल है भाई साहब, तो क्यों ना हो, क्योंकि आपको फिगर के भी रेफरेंस देने हैं, डिस्क्राइब भी करना है और एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है एज नबीना, ये रीजनिंग भी करनी है। आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस मल्टीपल टाइम्स कि डिस्क्राइब में यू ओनली नीड टू डिस्क्राइब व्हाट यू सी, बट एक्सप्लेन में यू हैव टू गिव द लॉजिक एज वेल। और 6 नंबर का सवाल है, इसमें तो जितना लिखें कम होगा, कम लिखने पर मार्क्स कट सकते हैं, कोई पॉइंट मिस हो सकता है। तो आई सर आपकी शायद आवाज नहीं आ रही। जी आपकी सर आवाज नहीं आ रही। Sir, we can't hear you. I can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी सर। am I audible again? Yes. सर आपकी आवाज दोबारा बंद हो रही है, Shit. खुल रही है। चलिए बैक टू डिस्कशन। मैं आपसे कह रहा था कि 6 नंबर का ये सवाल आया है और 6 नंबर के सवाल का मतलब है मैक्सिमम चीजें आपको लिखनी है, डिस्क्रिप्शन भी देनी है और एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो मेरे बच्चे पहले जरा सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको नजर आएगा, मैं ग्राफ बड़ा कर दूं, ये देखें ये वैल्यू कौन सी है 3.6, यस और नो, और ये वैल्यू क्या है 10.2 है। डू यू एग्री विद दैट? ग्राफ नजर आ रहा है 10.2, वैल्यू तो रीड कर सकते हो ना, 3.6 है। तो आपको ये नजर, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है कि 3.6 से पहले और 10.2 के बाद जो एंजाइम एक्टिविटी है, परसेंटेज एक्टिविटी है, वो बिल्कुल जीरो है। परसेंटेज एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। डू यू ऑल एग्री विद दैट स्टेटमेंट? यस सर। Yes, sir. यानी एंजाइम Yes, इज sir. 3.6 और इससे पहले और जो 10.2 और इसके बाद एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो चुका हुआ है। और डी ने बेटा 2 एसिडिक बेसिक पे नहीं जाना है, बस बेसिक पीएच चेंज पे रखो कि मेरे बच्चे आप जब आप रेफरेंस दोगे तो 3.6 और उससे बिलो की पीएच और 10.2 और उससे अबव पर एंजाइम परसेंटेज एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है, रीजन देते जाओगे कि एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो चुका है एंड देयर आर नो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रामेश ये टू फार फ्रॉम ऑप्टिमम ये सब लॉजिक नहीं चलेगी, जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आओ। उसके बाद आप क्या कहोगे कि 3.6 से आगे जब हम चलते हैं तो पीएच एंजाइम एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है और 7 पे जाकर आपको 100% एक्टिविटी मिल रही है। तो 7 को आप डिक्लेयर करोगे ऑप्टिमम पीएच, जहां पर आप बताओगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कोलिजन हो रहे होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. फिर आप बताओगे कि 7 के बाद पीएच में देखो यहां से पीएच में एक्टिविटी में इंक्रीज आया है, लेकिन अब आप बताओगे आफ्टर पीएच 7 एंजाइम एक्टिविटी में डिक्रीज आना शुरू हुआ है क्योंकि एंजाइम में डीनेचुरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है एंड लेस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज होती चली जा रही है। यहां तक के 10.2 तक आते आते कंप्लीट डीनेचुरेशन हो गई है। क्या ये पूरा ग्राफ समझ आता है बेटा? Yes, sir. जी,
याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्राफ में रेफरेंसेस टू वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे बच्चे आए जरा, इसका रेफरेंस टू वैल्यू आपके सामने लिख देता हूँ, और याद रखना, मैं तुम्हें भी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि याद डिस्क्रिप्शन के जो सवाल होते हैं ये ज्यादा इजी होते हैं, इसमें मार्क स्कोरिंग बस जल्दबाजी में नहीं करना। जब ग्राफ दिया हुआ है, डिस्कशन दी हुई है, तो उसको आप एक बार अच्छे से देखो, पढ़ो, उसके बाद फिर उसकी आंसरिंग करोगे तो बेटा गलती नहीं होगी। वरना मेरे बच्चे, अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज़ है, 6 नंबर का सवाल है, रिस्क लेने का नहीं है। तो आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे इसमें? द एक्टिविटी और द परसेंटेज एक्टिविटी increases in between 3.6 pH 3.6 to 7 to pH 7 and becomes maximum at pH 7 due to maximum number of enzyme substrate complex formation which leads to maximum activity. Hence, pH 7 is optimum pH as it show 100% activity. फिर आप बोलोगे increase in pH above 7 show decrease in enzyme activity as enzyme starts to denature and its shape or its active site is modified. Therefore, less enzyme substrate complex formation and less enzyme activity is observed, or decrease in enzyme activity is observed. पहले सोचोगे फिर लिखोगे। ये आपने बात कर ली इंक्रीज और डिक्रीज की। अब आप बोलोगे बिलो pH 3.6 and above 10.2 there is no enzyme activity. Uncle. बेटा बंद करो माइक। Hello, uncle. There is no enzyme activity which shows that complete denaturation of enzyme has taken place and no enzyme substrate complex is formed. बेटा am I absolutely clear to everybody? सबको कॉन्सेप्ट याद आ गया पूरा? पूरा पीएच का हमने फैक्टर लिखा है ग्राफ के अकॉर्डिंग। पहले हमने लिखा यहां से यहां तक बढ़ रहा है, उसके ऊपर बात की, फिर यहां से यहां तक कम हो रहा है उसके ऊपर बात की, फिर इससे पीछे 0 है, इससे आगे 0 है, इसके ऊपर बात कर ली। जी बेटा। सर ये जी बेटा, नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे दिस इज कीजिए। हाँ, दिस इज सिंपल ट्रेंड ऑफ पीएच। बेटा कहां लेस के बाद? लेस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा है? लेस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम का चैप्टर नहीं पढ़ा, ये तो बेसिक वर्डिंग्स है बेटा। Am I absolutely clear to everybody? बेटा आपको पीएच का इफेक्ट सबको याद है, पीएच का इफेक्ट सबको याद था। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने कैसे लिखना है, और मैं फिर एक बात याद दिला दूं बेटा, जब ग्राफ आता है ना तो आपने बताना होता है
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को बताना होता है, ट्रेंड्स को बताना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी बातें कवर की हैं एंड वील गेट 6 आउट ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन चल रहा है भाई राज साहब, 15 मार्क का सवाल है। चलिए, कंप्लीट दी वर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, कंप्लीट दी वर्ड इक्वेशन टू शो द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर लाइपेज। ओके, देखो यहाँ लाइपेज लिखा हुआ है, अभी मैंने शुरू में बताया भी था। लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा? लिपिड्स को इनटू, फैटी एसिड, बोलो भाई, वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। चलो आगे चलते हैं। लाइपेज हो जाता है। कहाँ लिखना है फैट तुम्हें? यहाँ लिखोगे जी, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सही। ठीक है, लाइपेज। ओके, अच्छा सवाल आ गया बेटा, डाइजेशन से रिलेटेड हो गया। लाइपेज एक्ट्स इन ड्यूडेनम, डाइजेशन हमने पढ़ी है, लाइपेज ड्यूडेनम में काम करता है। ड्यूडेनम क्या होता है? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि जब स्मॉल इंटेस्टीन में फूड पहुंचता है तो एक पेस्ट की शक्ल में होता है, यस और नो? और इस पेस्ट को मैंने क्या कहा था, क्या कहते हैं? काइल। जिन्होंने पढ़ा इनको याद होना चाहिए, काइल। और मेरे बच्चे, ये पेस्ट कैसा होता है? स्ट्रांगली एसिडिक होता है, यस और नो? जब ये स्टमक से आता है तो स्ट्रांगली कैसा होता है बेटा? एसिडिक। और क्यों होता है एसिडिक बेटा? क्योंकि उसके ऊपर HCl ने काम किया होता है। HCl का फंक्शन क्या पढ़ा था हमने? याद करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रिवीजन ऐसी होता है। ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और HCl का दूसरा काम क्या होता है कि ये पीएच प्रोवाइड करता है फॉर पेप्सिन, जिसमें पेप्सिन, पेप्सिनोजिन जो होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, यस और नो बेटा? ये आपने HCl का रूल पढ़ा था, लेकिन यहाँ HCl का रूल हमें नहीं समझाना है, तो सर को जो है दौरा पड़ता है, सर पीछे आगे का रिवाइज करा देते हैं। अब होता क्या था, द आइडिया वाज कि जो स्टमक था वो तो बड़ा थिक वॉल होता है, बट व्हेन दी फूड अराइव्स इन दी ड्यूडेनम तो उसकी वॉल थिन होती है और उस एसिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लस फर्दर डाइजेशन के लिए आपको पता है पेनक्रियाटिक जूस आता है विच कंटेन लाइपेज। लाइपेज कहाँ मौजूद होता है? दैट इज इन पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो इन लोगों, इन एंजाइम्स को काम करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन चाहिए होती है। तो अभी जो खाना आया है वो तो एसिडिक पीएच का होता है। तो क्या होता है मेरे बच्चे? हाउ द बॉडी प्रोवाइड्स अ सूटेबल पीएच फॉर एक्टिविटी। लाइपेज एक्टिविटी के लिए कैसे सूटेबल पीएच बनाएंगे? तो बेटा आपको पता है कि कैसे होता है पीएच, कि बाइल जो स्ट्रांगली अल्कलाइन होती है, बाइल आती है, बाइल पेनक्रियाज से कब से आने लगी भाई? बाइल विच इज कमिंग आउट ऑफ द लिवर, लिवर से बाइल आती है विच इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। और बाइल क्या करती है बेटा? सूटेबल एनवायरनमेंट कैसे बनाती है? नंबर 1, बाइल आकर आपके खाने का जो एसिडिक कंटेंट था उसे न्यूट्रलाइज करती है, और ना सिर्फ न्यूट्रलाइज करती है बल्कि उसे स्लाइटली अल्कलाइन कर देती है, स्लाइटली बेसिक कर देती है, और इस तरह से वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। बेटा एंटीरोकाइनेज यहां कहां से आ गया? इस तरह से वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है टू फॉर द सूटेबल एक्टिविटी ऑफ लाइपेज। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे बच्चे 3 नंबर है, नंबर देखते चलो। बाइल मेड बाय लिवर इज ड्रेन इनटू, पूरा सिचुएशन लिखो, इनटू duodenum via bile duct. एक बेटा माइक बंद करो, मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से अगर माइक खुला नजर आया मुझे। इट मिक्सेस विद द एसिडिक फूड। बहुत लाइनें होती हैं, आराम से लिखो। कमिंग आउट ऑफ स्टमक and neutralizes, सूटेबल एनवायरनमेंट का सवाल था ना बेटा, तो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर हम, कि एंटीरोकाइनेज या और एंजाइम की बात नहीं करेंगे। न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी टर्निंग इट इनटू स्लाइटली बेसिक which is the suitable environment for most of the enzymes। आपने पढ़ा है ना, ज्यादातर एंजाइम स्लाइटली बेसिक पीएच पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग, बोलो भाई, इंक्लूडिंग लाइपेज, इंक्लूडिंग लाइपेज। बेटा ये क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो गया 15 आउट ऑफ 15 वाला। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
पर ये आखिरी क्वेश्चन समझ नहीं आया। अरे कौन है भाई जो इतनी देर से जागा है? बेटा सवाल उसने पूछा था कि मेरे बच्चे, लाइपेज ड्यूडेनम में काम करता है, डाइजेशन आपने पढ़ी है? कौन था जिसने सवाल पूछा? मैं नाम से मुखातिब करूंगा, नाम बताइए। सर उमर। उमर। उमर, उमर आपने डाइजेशन पढ़ी है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? जी सर। तो डाइजेस्टिव जी सिस्टम सर में पढ़ा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने लाइपेज नहीं पढ़ा? मेरे साथ ही पढ़ा है लाइपेज। आपने पढ़ा नहीं? पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम आते हैं, लाइपेज होता है, कीमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन होता है, एंटीरोकाइनेज होता है, और साथ में लिवर से बाइल जूस आ रहा होता है। बाइल जूस के फंक्शन जी आपने पढ़े हैं कि बाइल क्या करती है? फैट को इमल्सिफाई करती है, और जो एसिडिक कंटेंट स्टमक से बाहर आ रहा होता है उसे न्यूट्रलाइज करके स्लाइटली एसिड अल्कलाइन बना देती है। ठीक है ना? अब उसने सवाल पूछा था कि जी सर। हाउ दी बॉडी प्रोवाइड सुटेबल पीएच फॉर द लाइपेज एक्टिविटी। तो लाइपेज की एक्टिविटी होती है स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पर, तो वो कैसे आती है अल्कलाइन पीएच ड्यूडेनम में, जबकि खाना तो एसिडिक होता है? वो हमने बताया कि बाइल बनती है, और बाइल जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, लिवर से रिलीज होकर ड्यूडेनम में आती है। फिर जनाब वो खाने के कंटेंट के साथ मिक्स होकर उसके एसिडिक कंटेंट को पहले न्यूट्रलाइज करती है, और फिर उसको स्लाइटली बेसिक में टर्न कर देती है, जो कि सूटेबल एनवायरनमेंट है पीएच के लिहाज से फॉर एंजाइम एक्टिविटी इंक्लूडिंग लाइपेज। दैट्स वेरी सिंपल। थैंक यू सर। यू वेलकम। चलिए जी, सबको क्लियर है बेटा? 15 आउट ऑफ 15। पैनक्रियाटिक जूस विच इज रिलीज इन ड्यूडेनम, उसमें हाइड्रोजन, क्या कह रहे हो सर? ये लिख सकते हैं कि इट्स सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड रिलीज बाय गॉल ब्लैडर। नहीं बेटा, गॉल ब्लैडर में रिलीज नहीं होता, गॉल ब्लैडर तो स्टोर होता है, रिलीज तो लिवर ही कर रहा है। जुमला टेक्निकली गलत हो जाएगा, रिलीज तो लिवर ही कर रहा है, गॉल ब्लैडर में तो स्टोर होता है ना। गॉल ब्लैडर इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिवर। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो, बी वेरी सिंपल। ठीक है? हाँ, ये लिख सकते हो कि और लंबा कर दो इसको कि भाई बाइल सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर इज ड्रेन्ड आउट ऑफ बाइल डक्ट, इस तरह कुछ कर लो। लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत क्या है? सर व्हाट आर द नेम ऑफ एंजाइम स्टमक काइनेज एटसेट्रा। बेटा वो लेक्चर से रेफर करें ना, अभी मैं लेक्चर पढ़ाने तो नहीं बैठा हूं। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर से रेफर करें। आपने नाम पूछ लिए तो अब ना चाहते हुए बता देता हूँ। स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन होता है जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और एचसीएल होता है। ये दो एंजाइम आपने स्टमक में पढ़े हैं। फिर उसके बाद बाइल जूस है, लिवर से आता है। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लाइपेज भी होता है, अमाइलेज भी होता है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एंटीरोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सबके फंक्शन। तो आप प्लीज लेक्चर को रेफर करें अगर आपने याद नहीं किए हैं तो। सर पैंक्रियाटिक जूस का आ सकता है रोल इन प्रोवाइडिंग एल्कलाइंस पीएच? नहीं मेरे बच्चे, क्यों आएगा? बाइल इतना बड़ा मेजर रीजन है, तो उसमें पेनक्रियाटिक जूस को क्यों लेकर आ जाओगे? हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के फॉर्म में आप ला सकते हो, बट ओ लेवल में वो डिस्कस कहाँ हो रहा है डिटेल में? आपका बाइल ही है जो अल्कलाइन मीडियम, और जो बाइल जो आप हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं ना, वो बाइल में भी बहुत ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट पर अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बेस करेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। बाइल के अंदर भी बाइल सॉल्ट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इतना ज्यादा आगे जाने की से बेहतर है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर स्टिक करें। बाइल ही मेजर कंपोनेंट है जो इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। सर ठीक है सर। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। सर गट गॉल ब्लैडर का होता है। बेटा गट गॉल ब्लैडर होता है, ये तो मैं समझाया नहीं जी। पेप्सिन जो आप पूछ रहे हैं, क्या नाम है, अयाज, वो सही है। ठीक है जी, चले जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा पप्पू सवाल आ गया, गट क्या होता है? गट कहते हैं पूरे इस इंटेस्टाइन को, पूरा जो इंटेस्टाइन है उसका जो इंग्लिश टर्म है वो गट है। ठीक है ना? चलो मेरे बच्चे, अब आ गया ह्यूमन हार्ट। बेटा चले इसकी कंप्लीट लेवलिंग कर लेता हूं। जितने बच्चों ने भी मेरे साथ हार्ट पढ़ा है उन्होंने हार्ट को एक चक्कोर डायग्राम में पढ़ा था। आए जरा इसकी प्रॉपर लेवलिंग करके दिखाता हूं। बेटा ये हार्ट आपके सामने है। ये पहले तो समझना है कि ये कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है? जल्दी से बताओ बेटा। राइट। राइट। पूरी लेवलिंग कर देता हूं। दिस इज राइट पार्ट एंड दैट इज लेफ्ट पार्ट। ठीक है ना? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सामने से देखते हैं। तो मेरे बच्चे आए जरा इसकी लेवलिंग करके दिखाता हूं आपको। बाकी जो उसने पूछा है वो तो छोड़ दे, मैं रिविजन तो करा दूं ना। बार बार बच्चे कहते हैं सर रिविजन कब कराएंगे? भाई यही तो रिविजन है, और क्या है? तब गौर से देखो। तो मेरे बच्चे ये राइट पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी राइट एट्रियम एंड दिस वुड बी राइट वेंट्रिकल। और ये राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम में ये ब्लड आ रहा है, यस और नो? तो ये राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा होगा? राइट पार्ट रिसीव रॉन्ग ब्लड वेना कावा से और वेना केवा से। ठीक है जी? अच्छा जी, ये एट्रियम था, राइट वेंट्रिकल था। अब उसके बाद आप ब्लड बाहर कैसे जाएगा? ये यहां से बाहर जाएगा, ये रहा वेल्व। तो यहां पर कौन सा वेल्व होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान? दिस वुड बी एवी वेल्व। इसी तरह ये बाहर जाने का रास्ता है, तो ये कौन सा वेल्व होगा बच्चों? दैट वुड बी सेमी लूनर वेल्व।
और ये बाहर ब्लड जा रहा है, तो राइट पार्ट कहाँ ब्लड फेंकता है? राइट पार्ट कहाँ फेंकता है ब्लड भाई? lungs में। लंग्स। तो लंग में ले जाने के लिए कौन होगी? पल्मोनरी आर्टरी। यस और नो? अब इधर आ जाओ, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहां ब्लड कहां से आ रहा होगा? पल्मोनरी वेन। और उसके बाद ये फिर से सेमिलूनर वैल्व होगा, ये फिर से एवी वैल्व होगा, और ये क्या होगी बच्चों? एओर्टा। पूरी लेबलिंग क्लियर है? ये क्या होगा? कार्डियक मसल। ये क्या होगा? कार्डियक मसल। अच्छा, एवी वैल्व में जो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर है, बिल्कुल ठीक है बेटा, आप इसको बाइकस्पिड भी लेबल कर सकते हैं, बहुत अच्छे, और इसको ट्राइकस्पिड भी लेबल कर सकते हैं। जी बेटा, ठीक है, तो आप एवी वैल्व लेबल करें, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड करें। अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ग्राफ श्राफ सब, इसमें डायग्राम आई थी। अब इसमें तो इतना कुछ नहीं पूछा था, लेकिन रिवीजन करा रहा हूं इसलिए करा दिया। आगे देखते हैं। ऑन फिगर 2.1 लेबल विद एन आर द पोजीशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। जी बेटा, राइट वेंट्रिकल ये है, उसने कहा आर से इसको लेबल करें, तो आप इसको यूं करके आर लिख दोगे। इज दैट क्लियर? यस आर बना दें उसके अंदर। चल, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मेरी बात। लेबल विद इन ठीक। आर लिखा हुआ है तो ठीक है, द पोजीशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, तो लेबल का भी तरीका है, आप यू भी लिख सकते हो, तब भी ठीक है। ठीक है, ऑन द स्टेट नेम ऑफ स्ट्रक्चर ए एंड बी ऑन फिगर। अब तो हमें सारे ही पता है। ए क्या है भाई? ए क्या था? एवी वैल्व या बाइकस्पिड वैल्व। और बी क्या था? बी 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 वाज सेमीलूनर वैल्व। यस और नो? तो ए क्या है हमारे पास? बाइकस्पिड वैल्व या सिंपली एवी वेल्व। एंड ये क्या है भाई? सेमीलूनर वेल्व। और इस सेमीलूनर वेल्व को अगर मैं एग्जैक्ट नाम देना चाहूं तो क्या दूंगा? ये पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा है, तो क्या मैं इसको पल्मोनरी वेल्व भी कह सकता हूं? यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी आउट देयर? चलो, बेहतरीन हो गया। कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट द ब्लड वेसल सी। ओके जी, ब्लड वेसल सी कौन सी थी भाई? ये रही, एओर्टा है ना? तो ब्लड वेसल सी कहता है, ब्लड वेसल सी ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश। जी, फ्रॉम डैश टू डैश। aorta to the body। नहीं, ब्लड सी तो है ही एओर्टा, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है। राइट बहुत एग्जैक्ट बोलेंगे to the body। अगर बहुत एग्जैक्ट बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। मार्किंग स्कीम हार्ट को भी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा गो विद लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि हार्ट तो जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगा ना। एओर्टा ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। ओए होए, ये अच्छा लॉजिकल सवाल आ गया भाई। फिगर 2.2 शो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ हार्ट दैट हैज इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। अच्छा, देखो एट्रिया लिखा हुआ है, और एट्रिया में ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है दरमियान में? एट्रिया, दो एट्रिया के दरमियान में क्या होता है? एवी सेप्टम। क्या होती है ये? एवी सेप्टम। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो सेप्टम है, ये जिसके दरमियान में सुराख है, वो कहते हैं ना दिल में सुराख, यही होता है दिल में सुराख। तो अब सवाल क्या पूछा है? एक्सप्लेन, यानी रीजन भी चाहिए। हाउ द इनकम्प्लीट हार्ट स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 2.2 may affect person's ability to transport oxygen। पहले डिस्कस कर लेते हैं, कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर का। भाई जब गैप होगा तो क्या ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी? यस और नो? यस सर। यस सर। है भाई, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। जब मिक्स होगा तो जो ब्लड हार्ट से बाहर आएगा वो मिक्स ब्लड होगा। जब मिक्स ब्लड होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है और वो सेल्स को कम होगी, और सेल्स कम एनर्जी बनाएंगे, और जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रेट है वो नीचे आ जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सवाल है कि जो आपको बॉदर किए बगैर आप उम्मीद है कि आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आए बेटा इसका जवाब लिखते हैं। तो आप सबसे पहले तो वो जो CO2 भी तो रह जाएगा। जी बेटा, बच्चा दोबारा बोलिए। CO2 भी तो रह जाएगा। बेटा ज्यादा CO2 आ जाएगा, लेकिन सवाल मेरे बच्चे ये क्या पूछ रहा है? ट्रांसपोर्ट, एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन पे बात करनी है ना हमने, तो हम CO2 की बात क्यों करेंगे?
ओके ओके ओके। भाई सवाल को गौर से पढ़ा करो, मैं कहता हूँ तुम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और तुम सवाल ही भूल जाते हो कि सवाल में क्या पूछा है। इसलिए अगर एग्जाम में मैं थोड़ी होऊंगा साथ तो आप बोलोगे देयर इज अ होल इन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस होल से क्या होगा? विच लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ oxygenated and deoxygenated blood। अच्छे से समझ आ रहा है मेरे बच्चे? सॉरी सर, रियली सॉरी, मेरी लाइट अभी आई है, दोबारा मैं डिस्कनेक्ट होगी। Less समझा देंगे oxygen is pumped out। नहीं बेटा, दिमाग खराब तो नहीं, मैं पेपर दोबारा कराऊंगा क्या? नहीं, क्या ये जो कर रही हो क्वेश्चन करा अनुषे? रहे हैं। तुम भी पेपर। हाँ, सॉरी। ये तो बहुत सिंपल है, अभी समझा देते हैं। भाई आपको एट्रिया बनाया हुआ है, दरमियान में होल दिया हुआ है, नजर आ रहा है ना? यस। ये देखो ना, दरमियान में ये होल बना हुआ है। तो बस उसने आ रहे सवाल हैं। पूछा है कि भाई क्या इसमें मसला है और इससे क्या इफेक्ट होगा ट्रांसपोर्ट होगा। ये तो बच्चों का सवाल है, ये तो 10 दफा बता देंगे। तो लेस ऑक्सीजन इज पंप्ड आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हुआ? होल है, होल की वजह से ब्लड मिक्स होगा, ब्लड मिक्स होगा तो जो हार्ट से, एंड देयरफॉर लेस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यूज। बच्चों समझ आ रहा है अच्छे से? रिवीजन हो रहा है कॉन्सेप्ट का सबके साथ? Yes. Yes, sir. which leads to decrease metabolism। असल मसला क्या होगा, बच्चे में या बंदे में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ऑक्सीजन का कंटेंट, जो अमाउंट है उसमें आधा का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, तो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम हो गई। खैर चलो भाई, सवाल पूरा हो गया, आगे चलते हैं। तो फिर ग्राफ आ गया, देखो तो एक में पीछे ओके। दिखाएंगे। अब इसमें देखो, अब आप एक मिनट देखो, अब देखो इसमें उसने सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा रेफरेंस यूज कर लिया, ठीक है। सर ये बी पार्ट में हम लोग और एरोबिक और पिछले कई एनारोबिक सालों में सर्कुलेटरी सिस्टम को इग्नोर किया जा रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। बहुत इसमें बोलेंगे। बेटा, इसमें बच्चे बी पार्ट में एरोबिक एनारोबिक का क्यों लिखेंगे भाई? मतलब एरोबिक एनारोबिक का लिखोगे क्यों भाई? वजह एरोबिक एनारोबिक कहां से आ गया? सर जब वो सवाल तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखो, मिक्स होएगा तो एक्सप्लेन। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा। हाँ तो ये तो लिख दिया हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगी, तो उसमें एनारोबिक लिखना कहाँ है? ये तो ठीक है, यही तो हमने लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कम हो जाएगी। लेकिन आपको, आप लोग, मैं सब कभी पे हैरान हो जाता हूँ कि आप लोग इतनी आगे ही कहाँ पहुंच लेते हो मेरे भाई। सवा ओ लेवल्स का पेपर दे रहे हो, कोई पीएचडी के थीसिस थोड़ी लिख रहे हो भाई। सवाल को सही तौर पर पढ़ना जरूरी है, वरना ऊट पटांग बातें लिख के आओगे और मार्क कट जाएंगे। तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो आप कर रहे हेलो। थे। यस सर, लैग लगी। सर लैग कर रही है। चलो चलो, बैक टू द डिस्कशन। चलो, फिगर 2.3 shows how the body uses aerobic and 20 seconds of vigorous physical activity। भाई बहुत वाज़ेह तौर पर सवाल को पढ़ना जरूरी होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिगर जो आपको शो कर रही है, क्या शो कर रही है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 120 seconds of vigorous activity। बहुत देर के लिए नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। Between 0 and 20 seconds, the body also uses stored energy। 0 से 20 सेकंड में बॉडी ने स्टोर्ड एनर्जी भी यूज की है, ये सब वो बता रहा है। फिर आपको ग्राफ नजर आ रहा है। डिस्क्राइब दी, चलो फिर वही सवाल आ गया, डिस्क्राइब दी डेटा शोन। तो भाई ग्राफ की तो डिस्क्रिप्शन देने का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। भाई क्या नजर आ रहा है? कितने नंबर है? 4 नंबर है।
तो भाई क्या क्या दिख रहा है? सबसे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मेरे बच्चे इनिशियली आप देखें एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, ये इंक्रीज इनिशियली आप देखें, परसेंटेज रिलीज एनर्बिक की भी दिख परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, इनिशियली इंक्रीज हो रही है, और इसमें भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और नो? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। सर लैग लैग समझ नहीं आ रही है। जलालत। हम्म, उफ, hello, am I audible again? जी सर। यस सर। यस सर। Back to the discussion. स्क्रीन आ गई मेरी? यस ओके, मैं ये बता रहा था भाई कि डिस्क्राइब दी डेटा शो, तो मैं भाई एक आवाज लैग कर गई। आपको पहला डेटा में जो मैंने क्या करा, डेटा में जो नजर आ रहा है वो डिस्क्राइब करो। देखो, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है इनिशियली, और बाद में जाके कांस्टेंट हो गई है, यस और नो? लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आप देखिए शुरू में बढ़ी है, और फिर डिक्रीज हुई है, और फिर कांस्टेंट हुई है, यस और नो? यस ठीक है जी, तो बहुत आसान। और फिर उसके बाद ये एक पॉइंट है जिसपे दोनों इक्वल हो रही हैं, ये एक पॉइंट है, अगर आप गौर से देखें, तकरीबन 60 सेकेंड्स का, 60 सेकेंड वाली टाइम ड्यूरेशन पर दोनों इक्वेट हो रही हैं, दोनों से इक्वल एनर्जी बन रही है, यस और नो? ठीक है जी, ये यस बात नजर आ रही है सबको? तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जीरो से 80 सेकेंड्स तक, जीरो से 20 सेकेंड्स तक एनारोबिक रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हुआ है, और मैक्सिमम होके 80% 80% तक गया है, ठीक है? और उसके बाद कंटिन्यू हुआ है डिक्रीज टिल ऑलमोस्ट 90 समथिंग परसेंटेज, सॉरी, टिल 100 सेकेंड्स तक। देखिए समझिएगा, 20 सेकेंड्स तक, जीरो से 80% तक वैल्यू गई है। उसके बाद डिक्रीज आया है, और 100 सेकेंड्स तक, यानी 20 to 100 के दरमियान एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है, और उसके बाद 100 सेकेंड के बाद कांस्टेंट हो गई है। यहां पर आप देखें तो जीरो से लेकर 100 सेकेंड तक कंटिन्यूस इंक्रीज आया है, और 100 सेकेंड के बाद ये भी कांस्टेंट हो गया है, और 60 सेकेंड पर दोनों से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो बराबर हो गई है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस ट्रेंड्स? और यहां पर देखो, सिर्फ डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब हम इसी को करेंगे। अयाज, लवीना, अनस, क्लियर है? उमर अहमद, यस जो चीज सर। हमें नजर आ रही है सब। तो देखो, यस सर। ग्राफ के सवाल होते हैं ना, ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं क्योंकि आपको देख के करने होते हैं। तो आए देखते हैं, तो आप कहेंगे फ्रॉम 0 to 20 seconds, percentage release of energy, percentage release of energy is increased by सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही to है, लैग। its maximum सर क्या कर रहे हैं?
सर आप लैग कर रहे हैं, आपकी समझ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज बहुत लैग कर रही है। अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। यस सर। तो बेटा मैं पहले ट्रेंड आपको समझा रहा था, अब मैंने उसी ट्रेंड को लिखना शुरू कर दिया है। तो मैंने क्या लिखा, देखो 0 से 20 सेकंड तक तुम्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले परसेंटेज में इंक्रीज आ रहा है। मैंने वही बात मेंशन की कि 0 से 20 में इंक्रीज आ रहा है, 80% में मैक्सिमम वैल्यू है, और 20 से लेकर 100 सेकंड तक कंटिन्यूसली डिक्रीज आ रहा है, एंड आफ्टर 100 सेकंड वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट। यस और यस नो? सर। और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 20% की कांस्टेंट वैल्यू है। तो पहले मैं एनारोबिक को कंप्लीट कर लूं, तो मैं यही लिख रहा था, फ्रॉम 0 to 20 सेकंड परसेंटेज रिलीज ऑफ एनर्जी is increased by anaerobic respiration and reaches to its maximum value of 80% at 20 seconds. It then continue to decrease till 100 seconds and become constant at 20% after then. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गई। एनारोबिक का पैराग्राफ समझ आता है बेटा? फिर एरोबिक पे शुरू करते हैं। फ्रॉम 0 to 100 सेकेंड एनर्जी released by anaerobic respiration, aerobic respiration continue to increase, yes or no beta? Continue to increase, yes or no? Yes sir, gradual increase. यस सर। ठीक है ना, ग्रेजुअल इंक्रीज है। और मैक्सिमम कहां हो रही है? अगेन ये भी 80% पे हो रही है, बट 100 सेकेंड्स पर। कंटिन्यू टू इंक्रीज टू 80% at 100 second, or in 100 second, and then become constant at 80% afterwards. Both aerobic and anaerobic, इस पॉइंट को मिस नहीं करना बेटा। रेस्पिरेशन gives same energy। हाँ जी, सेम एनर्जी किस पर मिल रही थी? ग्राफ में देखो 60 सर 60 सेकंड्स पर। at 60 सेकेंड। 60 सेकेंड पे जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो दोनों से सेम हुई है। इज दैट क्लियर एवरी बेटा? 60 सेकेंड पे दोनों यस सर। सेम हुई है ना? देखो कॉमन आ रहा है ना पॉइंट, यस और नो? 48%। सम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस एट एवरी पॉइंट। देखो सम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो तो हम सम करेंगे तो जाएगा ना। 4 नंबर है जो विजिबल पॉइंट है, उसी में हमारे मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अयाज हमें और क्या सोचने की जरूरत है? ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। स्टेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन सबको आती है। एरोबिक की क्या होता है मेरे बच्चे? C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O। और बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी तो आप यहाँ 6 कार्बन है, या 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन डेट कैन बिल्ड अप। ये हमने पढ़ा है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेट। स्टेट द नेम ऑफ द केमिकल दैट कॉजेज द ऑक्सीजन डेट। कौन से केमिकल की वजह से होता है बेटा ऑक्सीजन डेट? लैक्टिक एसिड। एसिड। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन, अच्छा एरोबिक की तो मैंने रिपीट करा दी, एनारोबिक की भी रिवाइज करा देता हूं। एनारोबिक में क्या होता है? ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है। सर? अब इसके दो केसेस होते हैं। सर? इसमें पहले केस में, एक मिनट बेटा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये वाला प्रोसेस किसमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? ये वाला प्रोसेस होता है यीस्ट में और अल्कोहल एनिमल्स में।
और फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, सॉरी यीस्ट में होता है, और ये प्लांट्स में होता है, यीस्ट और प्लांट्स में होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये वाला प्रोसेस होता है मेरे बच्चे बैक्टीरिया में एंड एनिमल्स में। यस और नो? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो इक्वेशंस होती हैं। अगर बैक्टीरिया के लिए या एनिमल्स के लिए पूछी जाएगी तो लैक्टिक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है जी। और अगर एथेनॉल सॉरी उसकी पूछी जाएगी, अरे मैं क्या लिख दिया, लैक्टिक एसिड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी लैक्टिक एसिड जो है बनता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ग्लूकोज की बैक्टीरिया यीस्ट या प्लांट वाली होगी तो उसमें बेटा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं करना, आप वर्ड एक में लिख दोगे। इज दैट क्लियर? महमूद, अनस, लबीना, महीस, चलो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। अभी भी इत्तेफाक से व्हाट्सएप पे मुझसे किसी ने सवाल पूछा था और देखो इस सवाल आ गया। फिगर 3.1 shows a growing plant. The plant is growing in dark. अब आप देखो प्लांट की शूट बाहर की तरफ आ रही है और मोस्ट लाइकली वो बाहर की तरफ आ रही है, तो ये ट्रॉपिज्म वाला सवाल आ गया ना, ट्रॉपिज्म वाले सवाल आ गए। सर लास्ट क्वेश्चन से स्टेट द नेम ऑफ द ग्रोथ रिस्पॉन्स शोन। यार तो साथ साथ पूछा करो, बोलो। ऑक्सीजन डेट के क्या, ऑक्सीजन डेट क्या क्या होता है, क्या है ये? बेटा जब आप एनारोबिक रेस्पायर कर रहे होते हो ना, क्यों एनारोबिक रेस्पायर कर रहे होते हो? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप समझो जितना ज्यादा आप एनारोबिक रेस्पायर कर रहे हो उतना ज्यादा ऑक्सीजन की कमी बढ़ती चली जा रही है। ये जो ऑक्सीजन की कमी होती है इसी को ऑक्सीजन डेट कहते हैं, ऑक्सीजन का कर्जा। जो जब आप नॉर्मल हो जाते हो तो फिर आपकी बॉडी एक्सेस ऑक्सीजन लेकर उस कर्जे को उतारती है। इसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डेट कहते हैं। और ये ऑक्सीजन डेट जो है जब बाद में बॉडी रेस्ट में आने के बाद ज्यादा ऑक्सीजन लेती है तो ये लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है जी सर, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलो। तो मेरे बच्चे ये सवाल था, स्टेट द नेम ऑफ द ग्रोथ रिस्पॉन्स शोन बाय द प्लांट। बेटा ये कौन सा ग्रोथ रिस्पॉन्स है? फोटोट्रोपिज्म है कि ग्रेविट्रोपिज्म है? Phototropism. बाय प्लांट शूट। नहीं, माशाअल्लाह Phototropism होगा ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए मेरे बच्चों को। नहीं है। हंस गए ना मेरे बच्चे, हंस गए सवाल में। Anti-tropism. दिस इज, अरे मेरी Geotropism. जान, दिस कैन नॉट बी फोटोट्रोपिज्म। व्हाई इट कैन नॉट बी फोटोट्रोपिज्म लल्लू? दिस इज द प्लांट इज ग्रोइंग इन डार्क। अगर प्लांट डार्क में ग्रो कर रहा है तो लाइट है कहाँ? तो फोटोट्रोपिज्म कहां से हो गया? इज दैट क्लियर? तो अक्सर बच्चे शूट को देखकर फोटोट्रोपिज्म के दीवाने हो जाते हैं। बेटा दिस इज नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। यस और नो? Yes, sir. समझ आया या नहीं आया? कई जवाब फोटोट्रोपिज्म क्या है इस्माइल जिया? सर प्लांट वाज ग्रोइंग इन डार्क। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। बेटा स्मार्ट क्वेश्चन नहीं था, आप गधे थे, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा वाजे तौर पर कह रहा था, ठीक है, लेकिन आप ओवर एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं। आपने बोला ये तो बड़ा आसान आ गया। ठीक है, ये गलती एग्जाम में भी हो सकती है। सबको क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। ये कौन सा चैप्टर था प्लांट्स का? अरे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट था ना यार। चलो, एक्सप्लेन हाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इन फिगर 0.3 इज कंट्रोल्ड। हाँ भाई, ये आ गया सवाल। ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है? 3 नंबर का सवाल है भाई, तो ये रट लो आंसर। ये मैंने क्लास में भी लिखवाया हुआ है, वही आंसर रटा रटाया लिखोगे अपने रजिस्टर से। सबसे पहले क्या बोलोगे? ऑक्सिन इज मेड। कहां बनता है ऑक्सिन? मेड इन दी Tips of the shoots and tips of shoot and is distributed in the surrounding। क्या होता है भाई? बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, सराउंडिंग सेल्स और टिश्यू। एंड इट कॉज, कैसे ग्रो कराता है? इट कॉज but सेल cell Cell elongation. elongation. इलोंगेशन।
That is increase in size of each cell. Increase in size of each cell, which is responsible for the growth of plant shoot. Is that clear बेटा? रटा रटाया आंसर है। ऑक्सीजन बनेगा, Yes, sir. बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सेल इलोंगेशन कॉज करेगा। ये 3 नंबर है, बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलोंगेशन कॉज करेगा। ठीक है जी? जी बेटा, बस क्या मतलब है और कितना लिखूं? चलो, प्लांट रूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द वाटर इज अनदर ग्रोथ रिस्पॉन्स। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना भी चाहें तो वाटर की करीब जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म कह देंगे। स्टेट 2 यूजेस ऑफ वाटर। अरे यार, ये तो बच्चों वाला सवाल है। 2 यूजेस बता दो वाटर के। नंबर 1, बहुत सारे यूजेस। नंबर 1 यूनिवर्सल जी। सॉल्व फोटोसिंथेसिस। यूज इन फोटोसिंथेसिस है। चलो, बेहतरीन हो गया। यूज इन फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और सर्वाइवल। ट्रांसपायरेशन हो सकता है। यस और नो? ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मीट। अरे क्या लिख रहे हो? जो जहां गलती नहीं भी कर सकते वो भी करोगे। ये ऑस्मोसिस वाटर का यूज है क्या? ये कौन है जिसने जवाब दिया है? मेरे भाई, ऐसा करोगे क्या? ये जो जहां मार्क नहीं भी। ट्रांसपोर्ट क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑस्मोसिस? नहीं, ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर। अब देखो ना, आंसर घुमा रहे हो ना मेरी जान। ऑस्मोसिस किसने बताया? चल यूज इन फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन है, सॉल्वेंट मीडियम होता है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो, कैरी मिनरल्स along with it in ascent of sap। याद है, हमने पढ़ा ascent of sap, जब वाटर और मिनरल्स ऊपर जाते हैं वाया जाइलम, तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। आपने कोई 2 लिखने हैं, ठीक है? तो कोई 2 लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? पिछला आंसर दिखाएंगे थ्योरी वाला। ये देखो यार, क्या जलालत है, पिछला आंसर दिखाएंगे। अरे तुम क्या सो जाते हो जब मैं कर रहा होता हूँ? लिख रहे थे। महमूद, क्या डिटेल लिखोगे मेरी जान? मुझे तुम जो डिटेल का पूछ रहे हो, तुम मुझसे जरा आ जाओ, माइक पर आ जाओ। क्या डिटेल? सेल इलोंगेशन का मैकेनिज्म है क्या तुम्हारे सिलेबस में? यार क्या लिखोगे मुझे बताओ। चलो, अब जरा समझाओ मुझे कि इलोंगेशन में क्या लिखोगे। बताओ। इलोंगेशन का मैकेनिज्म समझाओ मुझे। अरे भाई, यही लिखोगे जो मैंने आपको बताया मेरे भाई। कि मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, कम क्यों बताऊंगा भाई? ये देखो, कह रहा चब्बे लगा दे। आगे चलते हैं बेटा, पार्ट सी आ गया। फिर से एक ग्राफ आ गया भाई, बड़े ग्राफ आ रहे हैं स्टूडेंट मेजर्स द रूट। ओके, कुछ कैलकुलेशन भी आ गई। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रूट लेंथ बिटवीन 48 एंड 96 आवर्स। 48 आवर पर क्या वैल्यू है भाई? ये रही, बड़ा कर लेते हैं इसको। 48 आवर पे ये वैल्यू है। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? मिलीमीटर में है तो ये कितनी वैल्यू बन रही है भाई? अरे बोलो भाई, कितनी वैल्यू बन रही है? माइक पर बोलो। 8 नहीं, अबे 8 कहाँ बन रही है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो जो देख के करने वाले आंसर है वहां भी गलती करोगे। और उसके बाद 49, और किसमें बोला था? 48 to 96 आवर्स। 96 पे क्या बन रही है? 20-25। ठीक है, बस। अब फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज का। सर वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, या न्यू और ओल्ड करके लिखने, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये पहले भी आप कर चुके हैं। तो भाई फाइनल वैल्यू कितनी थी? 25। इनिशियल वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो इसको बेटा। डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ देना है। डेसिमल प्लेसेस तुम्हारे चचा बताएंगे क्या? अंधे की तरह पढ़ रहे हो सवाल को क्या? सर क्या? अयाज, मार्क्स कटवा के आ जाना। सही है ना? फिर बोलना कि सर मैंने तो सही किया था। 0.78 लिखा हुआ है, गिव योर आंसर टू कितना आ रहा है? 7.78 0.78 मेरे 78। मेरे बच्चे 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में नहीं दोगे 177 लिख के आ जाओगे, गई 1 नंबर मुफ्त का कट गया। बेसिक्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? अनस, महमूद, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, अब्दुल वली, जोहा,
ताहा, Yes, sir. अरीबा, कशफ, लामिया, अहमद, मुआज खान, नवेरा, उमर, रबीसा। चलो, अरे बाप, अरे भाई शुक्र है कुछ रिप्रोडक्शन का सवाल भी आ गया, वरना रिप्रोडक्शन की प्लांट ही पड़े जा रहे हैं कब से हम। ओके जी, ये ग्राफ कहीं देखा है जिंदगी में या नहीं? जी भाई ये जी ग्राफ कभी Yes, देखा sir. है? देखा है। जी। चलो Yes, मेरे sir. बच्चे यहाँ देखो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 से 28 डेज की। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पीएचडी किया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये एफएसएच का लेवल है, आर और एस किसका लेवल होगा? आए देखते हैं मेरे बच्चे। एस, ये देखो सबसे ऊपर स्पाइक किसकी आ रही है? एस की। तो एस क्या LH. होगा? LH LH किसकी स्पाइक आती थी? LH, sir. एलएच की। Luteinizing hormone. ठीक है ना? Luteinizing hormone. वो ये एलएचएस लिख रहा है गधा, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी, ये सर फरहान से ज्यादा मुतासिर हो गया है या मैथ्स। अबे लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी लिखनी है, एलएचएस लिख के, भाई एलएचएस लिखोगे गलत हो जाएगा। अच्छा आर क्या होगा फिर आर कौन सा हार्मोन होगा? Estrogen. Estrogen. Yeah. भाई कौन से हार्मोन होते हैं जो ऊपर जाते हैं? ईस्ट्रोजन। ठीक है, आप सर, ईस्ट्रोजन question को है। ई से भी लिख सकते हो और ओई से भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। जी बेटा सर बोले। एस्ट्रोजन को 14 पे पीक नहीं होना चाहिए था, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट होता है। अरे अरे नहीं मेरे अभी कौन एक बार नाम बताओ जरा। सर वो नाम फॉलिकल से बताओ। एग निकलता है ना, जब एस्ट्रोजन पीक पे जाता है। रामेश जान, नहीं रामेश जानी, तुम पहले ये बताओ, रामेश जानी पहले तुम ये बताओ, तुमने ये मेरे साथ पढ़ा पढ़ा है है या सर। नहीं पढ़ा? फिर ऐसी छबलों वाली बातें बता रहे हो। भाई लेवल तो ऊपर ही जा रहा है ना मेरे भाई, एग्जैक्ट थोड़ी। अब ये 14 आप लॉजिकली सोच लो, ग्राफ उसने बना कर दिया है, ठीक है, ग्राफ उसने बना कर दिया है तो उसमें तो गलती नहीं होगी ना। और ये अगर आप ग्राफ में नीचे लेकर आओ 20-30 डे पे तो ऑलरेडी कहानी है ना यार। 14 डे पे क्या क्या कराओगे? अंडा भी निकलवा दोगे 14 डे पर, वो भी फटवा दोगे। अरे भाई थोड़ा तो Sorry रहम sir, कर लो sorry बच्ची sir. पर, ठीक है जी। तो सर, ग्राफ मैंने में भी थोड़ी पढ़ा, मुझे क्वेश्चन में समझा। क्वेश्चन थोड़ी निकालते हैं। आइडेंटिफाई, अरे मेरी जान, रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स मैं कितना कहूं, क्या मस्जिद में ऐलान कराऊं कि अगर कोई मेजर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भाई उसको ये बायोलॉजी है, ये वो थोड़ी है कि जनाब यार ऊपर ऊपर से कवर कर लोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी वही बच्चे कर सकेंगे अच्छी जिन्होंने पूरे साल ढंग से पढ़ा है और क्लासेस अटेंड की हैं। और यकीन करो, अल्लाह के भरोसे कह रहा हूँ, थ्योरी अच्छी कर दी ना, एमसीक्यू में अल्लाह के जो है ना आसरे पे कह रहा हूँ, तुम्हें कोई माई का लाल नहीं फंसा सकता। तो इसलिए मेरे भाई मुश्किल पेपर है, मुश्किल इस सेंस में कि पढ़ना जरूरी है। अब उसमें तुम पढ़ ही नहीं रहे, बार बार कह चुका हूँ, समराइज नोट्स दे चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ कि भाई किसी का कुछ टॉपिक रह गया है तो खुदा के लिए उसमें कंप्लीट करो घर में सेल्फ स्टडी में उसको। यार अल्लाह के बंदे किस इंतजार में बैठे हुए हो? तो ये बर्बाद है। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा, आप लेट सपोज अगर ये नहीं पढ़ा हुआ, अब ये सवाल देख लिया तुम्हारे, तो फिर कब्ज हो जानी है पेपर में तुम्हें, ठीक है ना? तुमने फिर आना है रोते हुए घर, मेरे भाई ऐसे नहीं सवाल करना। चलो तो मेरे बच्चे कहता है आइडेंटिफाई, अरे सवाल देख रहे हैं ना, आइडेंटिफाई फ्रॉम फिगर 4.1 हार्मोन आरएनएस। आर और एस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आर क्या है? वो ईस्ट्रोजन है, और एस क्या है? एलएच है, या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। यस और नो? Yes. Yes, sir. चलो, स्टेट द डेज, अरे यार तो मुफ्त के मार्क्स मिल रहे हैं। स्टेट द डेज और डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शोन इन फिगर 4.1 व्हेन ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अगर। हाँ भाई, ओव्यूलेशन कहाँ हो रही है? सर वैसे 14 डे पे ओव्यूलेशन होती कहाँ होती है? 14 पे हो रही है, 13 पे होती है। 14. डे 14 ठीक है। शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, हाँ भाई शेडिंग कब होती है? 1 till 7. 1 to 6 से 28 के दरमियान। अरे वे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? 26 से 28 में शेडिंग हो जाएगी तो मेंसेस स्टार्ट करा। यार क्या कर रहे हो मेरे भाई? अभी तुम मेरे अभी 26 से 28 में शेडिंग करना तुमने शुरू कर दी, उसका मतलब है तुम्हारी साइकिल में तो मेंस्ट्रुअल फ्लो 26 डे पे आ जाएगा। वो भाई जब शेडिंग होगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब आता है? डे 1 पे आता है ना। जी जी सर, ऐसे ही। Yes. क्या कर रहे हो यार, तुम तो कॉन्सेप्ट ही उलट रहे हो सारा। ऐसे करके आओगे एग्जाम में तो तुमने साइंस नेचर ही तब्दील कर दिया यार। अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, थोड़ा सोच के बोलो। अच्छा जी, डिस्क्राइब, ओके ये अच्छा सवाल आ गया भाई, शुक्र। डिस्क्राइब हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वुड चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ भाई, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बताना। 2 नंबर है, चलो ये जो कम नंबर का सवाल है। 14 पे पीक मेरे बच्चे यस सर। Increase देखो होगा. देखो मेरे बच्चे समझना, प्रोजेस्टेरॉन यहां तक आता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर नीचे चला जाता है, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल और स्लोली ऊपर चला ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते
क्योंकि यूट्राइन लाइनिंग को कंटिन्यू कराना होता है ना भाई। जो लोग कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगा, अबे गधे तो नहीं हो गए? अगर कांस्टेंट रहेगा तो यूट्राइन लाइनिंग ग्रो कैसे करेगी? यूट्राइन लाइनिंग को फर्दर ग्रो कराना है ना भाई। प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, बच्चे को हैवी होता जाएगा, कैरी करने के लिए यूट्राइन लाइनिंग को मजीद स्ट्रॉन्गर करना है, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल विल कंटिन्यू टू राइज। हाँ, वो रैपिड राइज नहीं होता, स्लोली एंड ग्रेजुअल राइज होता है। वरना अगर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल मेंटेन रहेंगे फिर तो क्या होगा, यूट्राइन लाइनिंग भी मेंटेन रहेगी, ग्रो थोड़ी करेगी। तो अगर ग्रो करना है तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कंटिन्यू टू राइज होगा। ठीक है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम का बताएंगे, रीजन पूछ रहे हैं ना हमसे मेरे बच्चे। वो क्या है, नहीं ना, वो कह रहा है हाउ दी, अबे तुम क्या अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं हो रही? हाउ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वुड चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दे सकते हो, लेकिन यहाँ तो आप प्रोजेस्टेरॉन की कॉन्सेंट्रेशन का बताओगे ना कि प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या नहीं करेगा, और गिव अ रीजन फॉर दिस चेंज। तो गिव अ रीजन फॉर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, मुझे बताइए क्या रीजन होगा? विल इट बी यूट्राइन, यूट्राइन टू प्रिवेंट कॉर्पस ल्यूटियम होगा? प्लेसेंटा भी तो होगा। नहीं नहीं, अबॉर्शन को रोकने के लिए। प्लेसेंट, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अबॉर्शन तक पहुंच गई बात। टॉपिक ही ऐसा है कि सबके अंदर का बायोलॉजिस्ट निकल के आ गया है। अरे भाई अरे भाई, और कुछ बताओ सुनने में, मैं और भी अपनी नॉलेज में इजाफा सुनना चाह रहा हूँ। जी बताइए बताइए, और भरपूर जवाब चाहिए मुझे। करा दिया बच्चे का। कैरी द ओए फीटस ओए ओए ओए, अरे सर fetus वो तक पहुंच गए मेरे प्लेसेंटा का तो भाई। बनता है। हाँ सर, क्या इसीलिए कह रहे हो? तो इसीलिए तो यार यही होगा। क्या होगा दोबारा बोलो, एक बंदा बोलो ना, एक लड़की की आवाज आ रही है, एक लड़के की आ रही है। चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। मेरे बच्चे ये बात समझ आ गई कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल कंटिन्यू टू राइज, यस और नो? यस जी सर, ऐसे बोलो ही है। भाई, ये पहला मार्क समझ आता है? यस विल कंटिन्यू टू राइज। अब ये क्यों राइज हो रही है? टू, नंबर वन, ये फंक्शन बता रहा हूं। वैसे दो 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 तीन मेजर फंक्शंस हैं, आप कोई एक भी लिखेंगे क्योंकि आप एक कॉन्सेंट्रेशन बताने का मार्क लेंगे और एक उसका फंक्शन बताने का। तो नंबर वन जो बेसिक फंक्शन है जो आपको सबसे पहले नजर आना चाहिए वो है टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ यूट्राइन लाइनिंग। और थिकनेस क्यों इंक्रीज करनी है? ताकि और सर एम्ब्रियो उसके अंदर इम्प्लांटेशन, वो देखो जाइगोट, अरे इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये तो एक तरह का फंक्शन है कि यूट्राइन लाइनिंग इंक्रीज करना। दूसरा, मैंने अभी किसी को व्हाट्सएप पे भी जवाब दिया था कि बेटा प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो आपके एलएच और एफएसएच को, वैसे यहां 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं एडिशनल रिवीजन करा दूं कि प्रोजेस्टेरॉन और इवन ईस्ट्रोजन भी आप एलएच और एफएसएच के लेवल को भी डिक्रीज कर देता है। एलएच और एफएसएच के लेवल को भी क्या कर देता है बेटा? डिक्रीज। और जब एलएच और एफएसएच के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे तो मुझे बताओ, जब एफएसएच का लेवल नीचे जाएगा तो क्या मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल या ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होगी? नो सर। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल या ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होगी? बोलो बेटा। नो जब फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, एलएच का लेवल, अच्छा एलएच का लेवल भी नीचे चला गया, फॉलिकल ना ग्रो कर रहा है और एलएच का लेवल भी नीचे चला गया, तो क्या ओव्यूलेशन होने का कोई चांस रहेगा? नो सर। नो सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, समझना बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोजेस्टेरॉन आपकी ओव्यूलेशन को रोक देता है, यस और नो? यस सर। यस सर। इसीलिए याद रखो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल इंटरकोर्स कर भी ले तो वो कोई सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी, क्योंकि ओव्यूलेशन तो वो कर ही नहीं रही होती, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाती है। इसीलिए जो बहुत सारी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अब आपके सिलेबस में नहीं है वरना पहले थी, तो उनमें जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है आपके एफएसएच और एलएच के लेवल्स को गिरा देता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाती। इसीलिए आप कंसीव नहीं करते, कॉन्ट्रासेप्शन जो है आपको अचीव हो जाती है। इज दैट क्लियर? फिर एक बच्चे ने मुझसे और भी सवाल पूछा था, मैं बता देता हूं यहाँ पर कि बेटा प्रोजेस्टेरॉन याद रखना कि आपने एक तो पढ़ा है कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है,
ठीक है, यहां पर मैं आपकी और इजाफा कर दूं, ये रिवीजन है पास पेपर के थ्रू। कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, ये बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल, और आपने चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ी है इसलिए ये बात तो आपने पढ़ी है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान याद रखें कि कॉर्पस ल्यूटियम से तो बन ही रहा होता है, साथ में प्लासेंटा से भी बनना शुरू हो जाता है। प्लासेंटा जो प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन से डेवलप करती है, वो प्लासेंटा भी कई तरह के हार्मोन बनाती है, इंक्लूडिंग प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट क्या है? यूट्राइन लाइनिंग को थिक करना, और यूट्राइन लाइनिंग को थिक करने के साथ साथ मेरे एफएसएच और एलएच के लेवल्स को नीचे लेकर आना। और एफएसएच एलएच के लेवल जब नीचे आएंगे तो ना फॉलिकल मैच्योर होगा, ना ग्रो करेगा, और ना ओव्यूलेशन होगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अनस, महमूद, महीस, सारा? यस सर, क्लियर। अब देखते हैं बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन। और अगर आप एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर मिल गए, आप कहते हैं प्रिवेंट ओव्यूलेशन। और अगर इसका रीजन पूछता तो रीजन समझ आ गया, प्रिवेंट बाय डिक्रीजिंग एफएसएच एंड एलएच लेवल्स। एफएसएच क्या करेगा? फॉलिकल ग्रोथ को रोक देगा जब एफएसएच नहीं होगा, और ये ओव्यूलेशन को रोक देगा। क्लियर है भाई? ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को उसको तो नहीं डिस्क्राइब कर चलो रहा। आगे कहते, किसको नहीं डिस्क्राइब करा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन को तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो तो एक्शन है ना प्रोजेस्टेरॉन का। तो बेटा सब मेरे बच्चे, गिव द रीजन फॉर दिस चेंज ना, ये सेकंड पार्ट का जवाब नहीं देना था आपने। कंसंट्रेशन आपने बता वो दिया, तो कंटिन्यू टू राइज व्हिच वो तो इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द लाइन। हां बोल बोल बोल। प्रोजेस्टेरॉन की जो चेंज होगा वो तो कॉर्पस ल्यूटियम से नहीं होगा, वो तो। अरे तुम कॉर्पस ल्यूटियम के पीछे पड़ गया, आप बोल दो ना कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है, कोई मसला नहीं है। कीवर्ड में कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, आप लिख भी दोगे तो कोई नंबर तो नहीं तो कटेगा, सर लेकिन वो क्या, आपको बोलो 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 बोलो। उसके मार्किंग पॉइंट क्या है फिर 2 पॉइंट्स के? अरे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड थिकनेस, रीजन इंक्रीज होके क्या करेगा? थिकनेस बढ़ाएगा, बस 2 नंबर मिल गए। या आप बोलोगे प्रिवेंट सर ओव्यूलेशन, तब भी 2 नंबर मिल गए। एफएसएच और एलएच गिरने राइट। से क्या होता है? एफएसएच में क्या होता है? जब ये दोनों गिरते हैं, जब ये दोनों कम होते हैं दोनों के लेवल्स, तो ये क्या होता है? मेरे भाई ये तो बेसिक पेंसिल साइकिल का सवाल है ना। एफएसएच क्या करता है? ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, भाई तू रिप्रोडक्शन के लेक्चर सुन ले, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमने एड्रेस डाला है। एफएसएच के लेवल जब डिक्रीज हो रहे होते हैं, एफएसएच के लेवल्स क्या करते हैं? फॉलिकल जो ओवरी में होती है इनको ग्रो कराते हैं, और फिर वही फॉलिकल के अंदर एग नर्चर होता है, और फिर एलएच आकर उस फॉलिकल को रप्चर करता है, जिसके रप्चर होने से अंदर से एग निकलता है। एलएच कॉज द रप्चर ऑफ द फॉलिकल which release the ovum or egg, and जो एफएसएच है दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल। तो अगर एफएसएच नहीं होगा तो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, जब ग्रो ही नहीं करेगा तो अंदर एग नर्चर नहीं होगा, तो और जब एलएच के लेवल्स भी नहीं है तो रप्चर का भी कोई चांस नहीं है कि रप्चर होकर एग रिलीज हो जाए। तो इसलिए यूं कह लीजिए कि एफएसएच एलएच के जब लेवल्स नीचे आते हैं तो फॉलिकल की ग्रोथ और उसकी जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है। क्लियर? जी सर क्लियर, शुक्रिया बहुत बहुत। चले आगे चलते हैं। स्टेट द प्रोडक्शन, अरे ये तो सवाल आ गया। स्टेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलो यार, तो अभी अभी भी बताया मैंने जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहां से रिलीज होगा बेटा? बोलो। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम। ठीक है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा। अच्छा, अगर आप यहां पर ये लिख दें कि ओवरी से रिलीज होगा तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बट बेहतर यही है कि आप क्या लिखेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम से होगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है? प्लासेंटा से। चले आगे क्या चलते। था पार्ट डी का में? अरे ये आ गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एफएसएच। अरे बेहतरीन हो गया यार, एफएसएच का रोल अभी समझाया मैंने। क्या रोल है एफएसएच का? बोलो भाई। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटेड कंट्रोल्स द ग्रोथ फॉलिकल ग्रोथ को कंट्रोल एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें ओव्यूलेशन का फंक्शन लिख सकते हैं फॉलिकल में, एफएसएच में? नो। यस सर। अरे Menstrual ये cycle सवाल कौन है भाई? अभी तो बताया। ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है? ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है बेटा? एलएच की वजह से। इट इज नॉट ड्यू टू एफएसएच, इट इज प्योरली ड्यू टू एलएच। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या हैं। लिखा है आपने से सेकंड लाइन क्या बेटा? पार्ट? ये क्या लिखा है? न्यू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। चलो ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ओए होए, प्लांट का सवाल आ गया। अरे मंकी फ्लावर प्लांट। अच्छा जी, फिगर 5.1 शोज पार्ट ऑफ मंकी फ्लावर प्लांट। और अब देखते हैं क्या है।
State two pieces of evidence visible in figure 5.1. Okay, visible in 5.1 that shows that monkey flower plants are pollinated by insects. Okay, सवाल आपसे पूछ रहा है, दो एविडेंस बताइए जिससे आप ये बता सकते हैं कि मंकी फ्लावर प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। हाँ भाई, क्या एविडेंस नजर आ रहे हैं? फिगर में जो नजर आ रहे हैं वो बताने। Stamen बाहर नजर आ रहे हैं, लार्ज साइज पेटल्स दिख रहे हैं। लार्ज साइज Yes, पेटल। सर एंथर आपकी बाहर की आंखें तरफ नहीं। नहीं सर एंथर भी बाहर निकले हैं। है, एंथर अंदर है। एक मिनट रुक जाओ, रुक अंदर है जाओ। सर, अंदर। हाँ, जा रहे हैं। सबर कर लो, सबर कर लो जानू, सबर, थोड़ा सा ठंड रखो, ठहरो जरा, फ्रेगनेंसी होगी। सबर करो, Okay. धक्का मुक्की नहीं, सबर कर लो। मेरे बच्चे जरा रिवाइज करते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या क्या पॉइंट्स होते थे? अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन प्लांट में। नंबर 1, उसके जो पेटल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और जनाब ब्राइट कलर के होते हैं, नेक्टर कंटेन करते हैं, और जनाब अली अल्लाह भला करे उसके जो एंथर्स होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, ताकि इस इंसेक्ट या रफ सरफेस होती है ताकि इंसेक्ट्स की टांगों से आसानी से अटैच हो जाए। यस जी और नो? सर, ऐसे ही। यस। ठीक है। अब यहां पर वो भाई साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि दो विजिबल फीचर्स बताइए। तो विजिबल फीचर्स क्या हैं? आए जरा देखते हैं, समझते हैं। बेटा क्या विजिबल नजर आ रहा है आपको? तो आपको नजर आ रहा है सबसे पहले लार्ज साइज पेटल्स। यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। ठीक है। दूसरा क्या नजर आ रहा है आपको मेरी जान? आपको Anthers on दूसरा the नजर आ inside. रहा है, Anthers Sorry? are Anthers is on the inside. inside in the anthers inside. Very good. Anthers inside the flower. Anther inside. ये जो स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स क्या हैं? ये एंथर्स हैं। तो इनसाइड द फ्लावर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस और नो? भाई ये स्पॉट्स क्या है? सर ये पेपर के अंदर कलर Anther आएगी ना? पेपर के अंदर बेटा कलरफुल भी हो सकती है ज्यादातर केसेस में, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें ग्रे नहीं आएंगी। इज दैट क्लियर? सर अगर सर ये तो- colourful अगर होती तो हम ये colored लिख हो तो सकते लिख थे कि ये अट्रैक्टिव टू कलर्ड होती तो लिखते थे, लेकिन इसमें कलर नजर नहीं आ रहा, तो मैं तो देख के नहीं लिख सकता ना कलर्ड। हम ये कह सकते हैं पूरा जो ठीक है, रिप्रोडक्टिव अच्छा। सिस्टम है वो अंदर है, फ्लावर्स के अंदर है, पेटल्स से सराउंडेड। नहीं, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों जा रहे हो तुम? तो पॉलिनेशन की बात करनी है ना, तो बस पॉलिनेशन में मेल पार्ट की बात करो बस। चलिए ठीक है, ओके। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। दी मंकी फ्लावर प्लांट इन फिगर 5.1 रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ओके भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद कर लो। डिस्क्राइब द अरे यार, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये तो सबको याद होना चाहिए। 2 नंबर एडवांटेज के होंगे, 2 नंबर डिसएडवांटेज के। एडवांटेज बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। Increase variation. एडवांटेज बता दो सर। सीरीज वेरी गुड। जेनेटिकली सर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Variation. Right. cause more genetic variation, और जेनेटिक वेरिएशन से क्या होता है? लेस प्रोन टू बाई Survival of the Plants fittest. will be more adapted or well adapted to changing environment. Yes or no? यस Yes. Yes, sir. सर इसमें एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस 2 नंबर आपको मिल गए। दो एडवांटेजेस दो बेटा डिसएडवांटेजेस 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज नंबर। ओके जी, डिसएडवांटेज क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? आप यहाँ डिजीज की बात भी कर सकते Sir, हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? मेट्स ढूंढना म्यूटेशन हो सकती है सर। प्लांट एक मिनट, पहले सीधी सीधी बात रखो ना। डिसएडवांटेज क्या होता है? ये क्या सिंपल प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है? टाइम कंज्यूमिंग। And consuming. टाइम कंज्यूमिंग। This in advantage includes the longer time consumption, chances of mutation रहेंगे। म्यूटेशन, जब यस जेनेटिक सर, वैरायटी आ रही है तो चांसेस ऑफ म्यूटेशन भी रहेगा। यस और नो? यस। और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसके अंदर वो भी, अच्छा वो टाइम कंजम्पशन में आ गया। तो आप यहाँ पर चांसेस ऑफ म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और आप यहाँ पर
अगर ये, चूंकि ये क्रॉप प्लांट नहीं है, अगर क्रॉप प्लांट होता तो हम लिखते वोंट बी एबल टू मेंटेन द फूड डिमांड्स, यस और नो? यस सर पॉलिनेटर्स का कैसे पता, अगर पॉलिनेटर्स वहां पे नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेस फूड। हाँ, यस, Okay. डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, ठीक है। इफ मेल और फीमेल प्लांट इजंट अवेलेबल नियर बाय, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन अगर ये सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है, सेल्फ, तो भाई ये तो आपको नहीं पता ना, अच्छा ठीक है, ठीक है जी। तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। तो सर एडवांटेज और म्यूटेशन डिसएडवांटेज डिसएडवांटेजेस कैसे होएगा? जी बेटा दोबारा बोलो। सर म्यूटेशन डिसएडवांटेज कैसे होएगा? मेरी जान, म्यूटेशन मैंने अभी भी जब रिसेंटली रिवाइज भी कराया था तब भी बताया था कि म्यूटेशन का वर्ड हम बायोलॉजी में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ऐसा जेनेटिक चेंज आ जाए जो एबनॉर्मेलिटी में रिजल्ट करे, ठीक है। म्यूटेशन या एरर आ जाए कि आप जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे ना, छेड़छाड़ तो इसलिए कर रहे थे ताकि कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मेलिटी, अगर आप याद करें तो माइटोसिस और मियोसिस में मैंने ये बात लिखवाई भी है कि मियोसिस में एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू माइटोसिस। या यूं समझ लीजिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि जेनेटिक लेवल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बना रहे होते, तो उसमें जेनेटिक लेवल पे कोई इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, तो उसमें एरर आने का चांस भी नहीं होता। जबकि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो चूंकि यहाँ पर जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़, इंटरफेरेंस, रिकॉम्बिनेशन होती हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें एरर आ जाए, उसमें गलती हो जाए, और उस गलती के केस में एबनॉर्मेलिटी आ जाए। जैसे इंसानों में आप देखते हैं ना, एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं, यस और नो? यस सर, थैंक यू। ठीक है, चल। मंकी फ्लावर प्लांट्स were introduced in Europe from North America about 200 years ago. Scientists measured the leaf area of 5 monkey flower plants growing in Europe and 5 monkey flower plants in growing in North America. 5 प्लांट्स के जो है मेरे बच्चे, आपने क्या किए हैं, मीन फ्लावर प्लांट वो निकाले हैं, क्या लिखा है, लीफ एरिया। Their results are shown in table 5.1 and 5.2. 5.1 और 5.2 में रिजल्ट शो किए हुए यूरोप में जो ग्रो कर रहे हैं मंकी प्लांट, उसके लीफ दिया हुआ एरिया 310, 335, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मीन दिया हुआ है, ओके। फिर कहता है टेबल ग्रोइंग इन, सॉरी, प्लांट ग्रोइंग इन नॉर्थ अमेरिका, ये दिया, मीन नहीं दिया हुआ। यूजिंग द डेटा कैलकुलेट द मीन, भाई ये तो हो जाएगा, इंक्लूड द यूनिट। चलो जी बताओ भाई कैसे करेंगे, 285 प्लस 310 सबका सम प्लस लेंगे सर 302 प्लस 315, सबका सम लेंगे, प्लस और डिवाइड बाय 294 डिवाइड बाय 5। सर 5 कर देंगे, बताओ कितना आ 301.2, रहा है? 301.2। 301.2, और यूनिट भी लिखना है तो क्या यूनिट हो जाएगा, जैसे इसने लिखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट नहीं लिखा तो एक नंबर कटेगा। आगे देखो, state a conclusion for the result shown in table 5.1 and 5.2, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है 5.1, और हाँ इसमें डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो आप जो है वो 301 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है जी। अब मैं जो आगे वाली बात बता रहा हूँ उस पर तवज्जो रखो ना मेरी जान, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, कहता है स्टेट दी कंक्लूजन्स, ठीक है। कंक्लूजन बताइए टेबल 5.1 और 5.2 से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो भाई गौर से देखिए, आपको टेबल देख के पता चल जाएगा, दोनों को एक साथ देखिए। देखिए यहाँ पर मीन लेंथ 310 से शुरू हो रही है और 365 पर खत्म हो रही है, और मीन 350 का है, और यहाँ पर मीन 301 का है। तो क्या नजर आया आपको, क्या नजर आया कंक्लूजन टेबल से, के द मीन लेंथ ऑफ डिक्रीज आया, मंकी फ्लावर प्लांट्स, डिक्रीज्ड। अरे द मीन लीफ सरफेस एरिया कहाँ वाले प्लांट्स का ज्यादा है, 5.1 ऑफ मंकी फ्लावर प्लांट्स यूरोप। growing in Europe अरे भाई plants growing in Europe is larger than in North America, yes or no? एक नंबर ट्रेंड आपने बता दिया, कोई मसला? No, sir. आगे चलते हैं, आगे क्या पूछता है भाई साहब, आगे भाई साहब पूछते हैं ओए होए होए 5 नंबर का सवाल आ गया भाई। Ancestors of monkey flower plants had a much smaller surface area or leaf area.
एक्सप्लेन हाउ द मंकी फ्लावर प्लांट हैव डेवलप अ लार्जर सरफेस एरिया ओवर टाइम। बेटा ये किसकी तरफ हिंट दे रहा है? ये ओवर टाइम में किसकी तरफ हिंट दे रहा है नेचुरल बच्चे? सिलेक्शन। वेरी गुड। तो क्या तुम्हारे सर ने तुम्हें नेचुरल सिलेक्शन का रट्टा लगवाया था आंसर का, कि भाई एक ही रटा रटा है आंसर है जो लिखना है, कि जब आप नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे तो आंसर कैसे लिखना होगा? फिर से याद दिला देता हूं मेरे बच्चे कि भाई नेचुरल सिलेक्शन हुई तो क्या हुआ होगा मेरे बच्चे? एनवायरमेंटल स्ट्रेस और चेंज that leads to competition for न्यूट्रिएंट्स। survival या food cause variation, yes or no, या genetic variation। बेटा लीफ किस लिए इस्तेमाल होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है ना। सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो मेरे बच्चे, अगर फूड सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया होगा? ताकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, ज्यादा ट्रांसपिरेशन कर सके, यस और नो। अगर ट्रांसपिरेशन की उसमें ले रहे हो तो सर्वाइवल हो गया, और अगर फूड की उसमें ले रहे हो तब भी फूड हो गया, सर्वाइवल भी हो गया। तो दोनों एक ही मीनिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे, यस और नो। यस सर। यस सर। अब आप क्या बनेंगे? सिलेक्शन ऑफ द advantageous alleles which give better survival, these alleles are passed on to ऑफस्प्रिंग्स। next generations, offspring कह लो, next generation कह लो। process continue to occur, एकदम से तो नहीं आ जाएगा ना बेटा, occur over many generations resulting in, बोलो भाई, resulting in more adaptive plant, large area of leaf। is that clear बच्चों? यस सर क्लियर। यही जवाब आप नेचुरल सिलेक्शन के लिए हमेशा सिलेक्ट करते हैं। कोई मसला तो नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौने हालों। आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो एक मिनट लिख लें। ठीक है जी, चलो। आप हाँ जरूर मेंशन कर दोगे कि नेचुरल सिलेक्शन अकर्स। तो इसमें म्यूटेशन किस तरह हम डालें, मतलब रेफरेंस करें? भाई जेनेटिक वेरिएशन डालोगे ना, म्यूटेशन डालोगे तो वो तो हार्मफुल सेंस में आ जाएगा। नहीं आया, क्यों नाराज है भाई? ओए होए होए होए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने जा रहा हूं। चले बेटा आगे चलते हैं। ओके, फिगर 6.1 शोज अ पार्ट ऑफ द कार्बन। ओके भाई, इकोलॉजी भी आ गई भाई साहब, इकोलॉजी भी आ गई। इकोलॉजी तो बेटा जरा साइकिल को और से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ओशन सरफेस है, ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक हो गया। फिर इन पर फीड कर रहे हैं क्रिल, ठीक है, ये फिर क्रिल के फीसेस हैं, और फिर क्रिल के फीसेस पर जू प्लैंक्टन ईटिंग कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन कंटेन क्लोरोफिल, बता भी दिया इसमें क्लोरोफिल भी है। एक्सप्लेन हाउ फाइटोप्लैंक्टन लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। 2 नंबर का है। हाँ भाई, कैसे एटमॉस्फेयर लो कर रहे होंगे? तो आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। दे यूज और दे अपटेक। वेरी गुड, दे अपटेक, जैसा कि उसने हिंट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज इट in the process of photosynthesis। Carbon dioxide consumption decrease its concentration in atmosphere। आगे चलते। सजेस्ट द रोल ऑफ जू प्लैंक्टन इन दिस इकोसिस्टम। हाँ भाई, जू प्लैंक्टन किस में फीड कर रहे हैं? फीसिस पर। ये क्या होंगे? फीसिस को, ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करते हैं, क्या कहलाएंगे बेटा? डी
Composers, yes or Yes. no? चलो, state the name of two processes that add carbon dioxide in the atmosphere. देखो जैसे, अब देखो ये गैस फीवर कैसे Respiration. बनता है। अब जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके पेपर में नाइट्रोजन साइकिल आ जाए। ठीक है जी, तो आप कोई भी दो प्रोसेस का नाम दे दें, रेस्पिरेशन का नाम लिख दें, कंबशन का नाम लिख दें। ठीक है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कल तो पढ़ा है, कल परसों तो पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट क्या होता है बेटा? 3 नंबर में लिखना है, Greenhouse तफसील gas. से लिखोगे ना। Greenhouse gas. आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ, अरे अरे अरे, इज अ ग्रीन हाउस गैस which trap heat energy in the atmosphere. Increase in carbon dioxide levels cause earth temperature to rise, resulting in global warming and overall climate change. और फिर यहां ऑल्दो कि मेरे बच्चे उसने ग्लोबल वार्मिंग के फिर लंबे चौड़े साइड इफेक्ट नहीं पूछे हैं, लेकिन आपको मैंने पढ़ाते हुए कल परसों में ही बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होगा। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लडिंग ज्यादा होगी, फिर उससे जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के वो पानी में जाके गिरेंगे तो वहां यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना भी होगा। अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो राइज इन सी लेवल्स भी आएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड जो है वो ओवरकम हो जाएंगी बाय वाटर। तो बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज इससे एक्सपेक्टेड हैं। तो ये कोई छोटा मोटा हलवा फिनोमिना नहीं है जिसे आप सिंपली इग्नोर कर दें। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जी बेटा। सर हमने जो मेंशन किया है कैन एंड ऑल ओवर क्लाइमेट चेंज, इसके बाद हमें एग्जांपल दे दे क्लाइमेट चेंज की। जी जी, मैं लिखने लगा हूं मेरे बच्चे। कॉजिंग राइज इन सी लेवल्स, आप चाहे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट फ्लडिंग लिख सकते हैं, कोई एक आग लिख दे, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग लिख सकते हैं। आपको यहाँ जो मार्क मिलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस बताने का एक मार्क मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका एक मार्क मिलेगा, इससे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कोई एक बात लिखोगे तो मार्क मिलेगा। तो ये 3 मार्क पूरे हो जाएंगे। फिर अगर आपने एडिशनल कीवर्ड्स पे जाना है तो फिर उसमें आपका जो वाटर सी लेवल राइजिंग है, फ्लडिंग है, या जनाब अली यूट्रोफिकेशन है, इस तरह की चीजों में से कुछ भी लिखोगे तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है जी, वो काउंट नहीं होगा क्योंकि आपके ऊपर वाले मार्क्स आ गए हैं। हाँ, अगर ऊपर में से कुछ मिसिंग हुआ तो इसमें से काउंट कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो। फिगर 6.2 शो द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। भाई फूड चेन की एक वो दी हुई है, इकोसिस्टम, सॉरी ओशन सिस्टम। ठीक है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, यानी एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है। तो आप जानते हैं एनर्जी ट्रांसफर में सबसे बड़ा लेवल कौन सा होता है बेटा? बोलो। प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर का। और ये फिर प्रोड्यूसर पे कौन फीड करता है? हर भी प्राइमरी नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो आमतौर पे कौन होता है? हर्बीवोर होता है। और फिर यहाँ पर कौन होगा? फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और आप देखें, हमने पढ़ा है ना कि हर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर कम होता जाता है। तो आप देखें एनर्जी का जो पिरामिड है वो एनर्जी का लेवल, एनर्जी का बार छोटा होता जा रहा है। और क्यों छोटा होता जा रहा होता है? एनर्जी लॉस हो रही है ना। जो ऑर्गेनिज्म एनर्जी ले रहा है वो एनर्जी को अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, रेस्पिरेशन में लूज कर रहा है, तो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांसफर हो रही है वो कम होती जा रही है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यस सर ये सर, ओशन agree। इकोसिस्टम सर ओशन इकोसिस्टम तो आपने उसने जनरल दिया है ना बेटा। आपसे असल तो सवाल पूछेगा वो अभी आगे कि ऑन फिगर 6.2 लेबल द ट्रॉफिक लेवल कंटेनिंग हर्बीवोर। तो हर्बीवोर किस लेवल पे आएगा? अच्छा, ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? मुझे पहले भी किसी ने पूछा था, मैं रह गया था बताना। ट्रॉफिक लेवल सिंपली कहते हैं, ये डेफिनेशन भी आती है, लिख लेना इसको, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन।
एक फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन होती है उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो जैसे प्रोड्यूसर विल ऑलवेज बी एट अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है फर्स्ट, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। तो प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होंगे। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर। तो सही हर दफा प्रोड्यूसर स्टार्ट आपको होगी। उसने कहा था भाई हर्बीवोर कहाँ आएंगे आपने, यूजुअली बना हुआ आता है, सन अगर होगा तो मेंशन होगा, वरना प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो आगे चलते। एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यूजुअली हैव फ्यूअर देन 5 ट्रॉफिक लेवल्स। अच्छा जी, ये एनर्जी अच्छा बहुत सवाल आ लॉस हो गया। जाती है तब तक। कहता है भाई कि जी बेटा क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है तब तक। बहुत सिंपल है, वेरी गुड बेटा, जिसने बताया दिल खुश किया। बेटा क्या रीजन होता है कि आपको कह रहा है कि भाई ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है इसमें लेस देन 5 स्टेजेस ही क्यों होते हैं, ज्यादा स्टेजेस क्यों नहीं होते? भाई आपको नजर आ रहा है कि हर स्टेज पर एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है ना। 90% ऑफ एनर्जी, वेरी गुड महमूद, 90% यानी 10% ट्रांसफर हो रही होती है रफली। तो जाहिर है 100 रुपए का 10% हुआ 10 रुपए, फिर 10 रुपए का 10% क्या हुआ, वो 1 रुपए हुआ। तो वो एनर्जी इतनी तेजी से कम हो रही है कि 5 लेवल तक जाने से पहले ही एनर्जी कंप्लीटली क्या हो जाएगी बेटा, लॉस हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा? यस सर। जी सर क्लियर। तो मेरे बच्चे इसको हम कैसे लिखते हैं? 3 नंबर आए तो 3 नंबर का जवाब लिखेंगे। एनर्जी इज, एक्सप्लेनेशन के साथ है ना भाई, एनर्जी इज लॉस्ट एट एवरी और एट ईच ट्रॉफिक लेवल दूसरा नंबर थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, बिल्डिंग ऑफ द बॉडी। भाई ऑर्गेनिज्म सब में एनर्जी यूज करता है ना, तो वो आगे पास ऑन तो नहीं कर सकता, यस और नो? यस सर। एंड एज we move from one to another trophic level, energy becomes insufficient to support more trophic levels, yes or no? यस सर। यस सर। हम आगे जाएंगे तो एनर्जी जो है वो सफिशिएंट ही नहीं रहेगी कि हम ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट कर सकें। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ 10% का जिक्र करें। हाँ हाँ बिल्कुल कर लें। यहाँ पर जो यहाँ लिख लें 10% लॉस, 10% लॉस तो नहीं होती ना, 90% के करीब लॉस हो जाती है। आप यूं लिख लें कि 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो वेरी सून इट बिकम्स इनसफिशिएंट टू सपोर्ट मोर ट्रॉफिक लेवल्स। इज दैट क्लियर? सर ये क्वेश्चन वापस से समझा दें। अरे कहता है एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यूजुअली हैव फ्यूअर देन 5 ट्रॉफिक लेवल्स। कहता है जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, यानी जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हम दिखा रहे होते हैं, इसमें यूजुअली 5 से कम ट्रॉफिक लेवल क्यों होते हैं? तो भाई एनर्जी का पिरामिड है ना, एनर्जी के पिरामिड में हम एनर्जी का ट्रांसफर दिखा रहे होते हैं। और ये बात आप कल ही परसों में पढ़ चुके हैं कि हर स्टेप पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे, तो उसमें 90% तो लॉस हो जाता है, 10 to 20% ट्रांसफर हो रहा होता है। तो अगर आपके पास 5 या उससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे तो आप एनर्जी हर स्टेप पे सिग्निफिकेंटली लॉस हो रही है। कहाँ लॉस हो रही है वो भी हमने बता दिया कि ग्रोथ में लॉस हो रही है, बिल्डिंग में लॉस हो रही है, रेस्पिरेशन में लॉस हो रही है। तो अगर आप एनर्जी इतनी ज्यादा लॉस कर रहे हैं तो कुछ ही लेवल्स क्रॉस करने के बाद आगे एनर्जी जाने के लिए इनसफिशिएंट हो जाएगी। अयाज, यस और नो? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। स्टेट 2 एडवांटेजेस। ओके, ये भी अच्छा सवाल है बेटा, इकोलॉजी का अच्छा रिवीजन हो रहा है पास पेपर से। State 2 advantages of using pyramid of energy rather than pyramid of biomass to represent a food chain। कह रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी को यूज करने के 2 एडवांटेज बताएं कंपेयर टू पिरामिड ऑफ बायोमास टू रिप्रेजेंट अ फूड चेन। तो आए बेटा इसको समझ लेते हैं। भाई एनर्जी, जब आप एनर्जी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको क्या फायदा पता चलता है?
एक्यूरेट कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जब आप सर लेवल एक की चीज ऊपर कम होती जाती है ना, जबकि बायोमास के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही सर बायोमास बता और पिरामिड ऑफ एनर्जी एक ही चीज नहीं थी? नहीं मेरे बच्चे क्या कर पिरामिड रहे हो? नंबर्स डिफरेंट होता है ना? नहीं मेरे बच्चे, अगर आप क्लास में थे तो बायोमास का तो ग्राफ आपको पता था, वो जो टेबल था वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इंडिविजुअल के ड्राई मास पे डिपेंड करता है, उसकी कैलकुलेशन भी मुश्किल है कि किस इंडिविजुअल का बायोमास कितना है, उसकी कैलकुलेशन मुख्तलिफ है, फिर उसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, बाद दफा ट्रेंड इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो उसको रीड करना अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि मेरे बच्चे, और ऑर्गेनिज्म अपने साइज के अकॉर्डिंग एनर्जी ले लेता है, और फिर जब उसको रीड करना इजी होता है, अंडरस्टैंड करना इजी होता है, उसमें एक रेगुलर ट्रेंड आपको नजर आ रहा होता है। यस और नो? सही Yes. समझ ऑनलाइन गया वाले सर। बच्चों, यस सर। बात समझ आती है बेटा यस सर। कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में आपको सर एक बेसिकली रेगुलर नोट्स ट्रेंड में नजर जो आता है है। ना पिरामिड ऑफ बायोमास को क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी करके लिखा हुआ था, तो उससे मैं थोड़ा मेरी कंफ्यूज हो जान, गया। मैंने क्लास में अलग अलग समझाया चंदा, क्लास में अलग अलग तीन पिरामिड समझे, पिरामिड ऑफ हाँ सर एनर्जी, वो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, समझ गया यार। चलो तो ओके। क्या लिखेंगे? टू एडवांटेजेस लिखने, तो पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी give more efficient relation between two trophic levels. कैसे सर मोर एक्यूरेट? एक्यूरेट लिख लो। It is in a regular trend and easy to interpret. Easy to interpret. Is that clear बच्चों? यस Yes, सर। sir. आगे चलते हैं बेटा। ओए होए होए होए, 2 नंबर की एक और डेफिनेशन आ गई। दी ओशंस कंटेन, ओए होए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ओए होए होए बेटा, the ocean contain fish stock that can be managed as a sustainable resource to provide food for humans. State what is meant by term sustainable resource. बेटा ये समझ लें, ये कुछ नई इंफॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में ही है। ठीक है जी। सस्टेनेबल रिसोर्स किसे कहते हैं, ये लर्निंग हो जाएगी बेटा, गौर सुनिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा मेरे बच्चे। सस्टेनेबल रिसोर्स ऐसी रिसोर्स को कहते हैं जिसका रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ यूज बराबर हो। क्या कहा? आसान लफ्जों में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो सस्टेनेबल रिसोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अ रिसोर्स और अ सब्सटेंस which is produced as rapidly as it is removed from the environment so that it है। does not आपकी run आवाज out। बहुत कोई अटक भी रही है। ऐसा सब्सटेंस, बेटा मैं फिर बोल देता हूं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो जितनी तेजी से आप कंज्यूम कर रहे हो उतनी तेजी से प्रोड्यूस भी कर रहे हो। जब आप कोई भी सब्सटेंस जितनी तेजी से कंज्यूम कर रहे हो उतनी तेजी से प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो मेरे बच्चे ऐसे सोर्स को सस्टेनेबल रिसोर्स कहते हैं। मसलन मेरे वजह से फिश स्टॉक की उसने एग्जांपल दी है, तो अब अगर मैं एक दिन में 50 मछलियां इस्तेमाल करता हूं और 50 प्रोड्यूस कर लेता हूं, तो मेरा रिसोर्स सस्टेन करेगा या नो? यस सर करेगा। सर अगर मैं 50 इस्तेमाल करता हूं लेकिन 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेता हूं, तो मैं ओवर प्रोडक्शन कर रहा हूं। बेटा माइक बंद करो, मैं ओवर प्रोडक्शन कर रहा हूं। और अगर मैं 50 इस्तेमाल करता हूं और प्रोड्यूस 25, बेटा ये माइक बंद करो, किसका माइक है ये? सर आप सर आप म्यूट है। भी म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप खुद भी म्यूट हो गए। आवाज आ रही है? जी सर आवाज Yes, yes.
ओके, तो क्या है सस्टेनेबल रिसोर्स बेटा? दी रिसोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड एज the resource which is produced as rapidly as it is consumed, so that it does not run out. Is called sustainable resource. इकोलॉजी है। तो बेटा ऐसे रिसोर्स को सस्टेनेबल कहते हैं जो ना बढ़े ना कम हो। ना बढ़ना भी सस्टेनेबल नहीं है, कम होना भी सस्टेनेबल नहीं है। बढ़ेगा तो ओवर प्रोडक्शन, कम होगा तो अंडर प्रोडक्शन। सस्टेनेबल का मतलब है कि जिस रफ्तार से उसका इस्तेमाल कर रहे हो उसी रफ्तार से उसको प्रोड्यूस भी करो। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। आगे देखो, मैं बस ये लिख सर 2 मिनट जल्दी से लिख लो बेटा। थैंक यू सर। मेरे ख्याल ये आखिरी सवाल है, जल्दी से खत्म होने वाला है बस। सर pyramid Okay. of biomass and जी बेटा। pyramid of numbers interrelated है क्या? नहीं मेरे बच्चे, इकोलॉजी के सेशन में आप नहीं थे क्या? पिरामिड ऑफ नंबर किसी भी लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं उस पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूं कि अल्लाह आपका भला करे, एल्गी है, एक लेवल पर एल्गी है और एक लेवल पर कोई एग्जांपल मैंने कौन सी एग्जांपल दी थी पता नहीं, चलो मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक लेवल पे रैबिट्स हैं, ठीक है, और एक लेवल पर स्मॉल हर्ब्स हैं, स्मॉल हर्ब्स। तो रैबिट्स स्मॉल हर्ब पे फीड करेंगे, ऐसा ही है। तो हो सकता है कि नंबर के हिसाब से हर्ब्स का नंबर ज्यादा हो और रैबिट्स का नंबर कम हो, लेकिन बायोमास के हिसाब से जो रैबिट्स का बायोमास होगा वो ज्यादा होगा और जो स्मॉल हर्ब्स हैं उनका मास कम होगा। तो बायोमास इज द आइडिया ऑफ द मास ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। एंड नंबर इज फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, वो खड़े 100 बच्चे हैं जो कि 2 साल के हैं और 10 लोग हैं जो कि 30 साल के हैं, ठीक है, या 50 लोग हैं जो 30 साल के हैं। तो 100 बच्चों नंबर के हिसाब से वो नंबर में वो ज्यादा है लेकिन बायोमास में वो कम पड़ेंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बेटा समझ लें, वापस आ जाए। अब मेरे बच्चे ये आखिरी सवाल है मेरे ख्याल में, यस आखिरी सवाल है। फिशिंग कैन बी मैनेज टू प्रोमोट द कंजर्वेशन ऑफ फिश स्टॉक। बेटा कंजर्वेशन बात हो रही है, हमने कल बात की थी कि कंजर्वेशन जो है वो हमने जो है वो करनी होती है क्योंकि जो स्पीशीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वन वे दैट फिशिंग कैन बी मैनेज टू कंजर्व फिश स्टॉक। बेटा मैं आपको एक नहीं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ और आप भी मुझे बता सकते हैं। हाँ भाई, अगर फिश स्टॉक को कंजर्व करना है तो फिशिंग में कुछ तरीके बता सकते हैं, क्या करें फिशिंग में? सर कोटास लगाएं कि मतलब ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग ना करें। सर और सबसे पहले नंबर 1 सब एक मिनट, अरे नंबर 1 ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग को अलाउ ना करें। यस और नो? ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग अलाउ ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि वो ब्रीड कर सकें। फिर जो आप फिश नेट लगाएं वो फिश नेट पर्टिकुलर साइज का हो जो छोटी फिश को कैप्चर ना करे, बड़ी फिश को कैप्चर करे ताकि छोटी फिशेस को ग्रो करने का पूरा मौका मिले। यस और नो? यस सर। यस सर। इलीगल नेट्स का इस्तेमाल ठीक है करें। ना? कौन से नेट्स का इस्तेमाल करें? इलीगल जो होते हैं छोटे वाले नेट्स। जी हाँ, यूज ऑफ स्मॉल नेट। फिर ओवर फिशिंग का के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि अगर ब्रीडिंग सीजन नहीं भी है तो ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर हंटिंग नहीं होनी चाहिए एक, और उसका रिकॉर्ड रखा जाए, फिश स्टॉक का रिकॉर्ड रखा जाए कि हमारे फिश स्टॉक में लेट सपोज 1 लाख फिश है। अब 1 लाख फिश में अगर हमें अंदाजा हो रहा है कि 50 लोग अगर हर बंदा जो है 2-2, 3-3, 100 फिशेस पकड़ के लेके जा रहा है तो हमारा स्टॉक किस रफ्तार से कम हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर प्रोडक्शन में चला जाएगा, सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो you to maintain it at a sustainable level. Yes or no? Yes sir, clear. तो आप क्या कहोगे? रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिशिंग इन हो सकता है कि सर ये भी तो सकता है कि जैसे आप सिलेक्टिव जगहों से फिशिंग करें, मतलब जहाँ पर तादाद कम हो उस जगह पर ना करें, पाबंदी लगा दें, और जहाँ पर ज़्यादा फिशेज हो वहाँ पर आप फिशिंग करें। तो यही होगा ना, जब बेटा आप मॉनिटर करोगे ना, रिकॉर्ड टेक द क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द फिश स्टॉक। आप जब मकसद यही है ना कि जब आप फिश स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हो तो जब नंबर कम हो जाएगा तो आप फिशिंग बंद करोगे।
कि भाई ये फिशिंग का फिश नंबर कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर फिशिंग अलाउड नहीं है। यूज ऑफ नेट्स with large mesh allowing small fishes to escape. Yes or no? Close monitoring of यस सर। fish stock for sustainability. Avoiding overfishing. Yes or no? भाई इसमें से आप कोई भी लिख दें, नंबर आपको मिल जाएगा, सारे ठीक हैं। Is that clear everybody? Yes, sir. सर ये क्या यस सर, क्लियर। what क्या बेटा, क्या what? uses of nets with large dash can Large mesh, MESH, mesh. ये providing optimal conditions for the growth. ठीक है, closely monitoring the reasons of decline in growth. These all can be written. Yes. ठीक है, सर यार ये रिलीज कब से स्टार्ट करें? क्या कह रहे हो? ये रिलीज कब से स्टार्ट करें सर? ये रिलीज का भाई अब क्या, अब कब से स्टार्ट करेंगे? अब क्या मतलब कब से स्टार्ट करेंगे? अभी करें? अभी हम क्या कर रहे थे? अभी क्या नींद से जागा है क्या अभी? नहीं मेरे बच्चे पेपर खत्म हो गया। अगर नहीं अगर मैं जरा लिस्ट बना दूं। हाँ बोलो बोलो, जल्दी अब जल्दी मैं बोलो, अपनी सुन लो। खुद मैं खुद कब स्टार्ट करूं? अरे भाई बस अभी कर लो, अभी पेपर खत्म हो रहा है, उसके बाद कर लो। इकोलॉजी आ गई इसमें, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास नेचुरल सिलेक्शन आ गया। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑलमोस्ट हर पेपर में आ रहा है बेटा। इसी तरह आपके पास टेबल आ गया। इसी तरह आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। इसी तरह आपके पास पॉलिनेशन आ गया। इसी तरह आपके पास रिप्रोडक्शन इन मैन आ गया। इसी तरह आपके पास ट्रॉपिज्म आ गया, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, फिर ग्राफ एनालिसिस आ गया। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। उसी तरह फिर आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। स्क्रीन नहीं आ रही है सर। आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। फिर इसी तरह अल्लाह भला करे आपके पास एंजाइम्स आ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि प्लांट के जो चैप्टर्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन, ट्रॉपिज्म और क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन, प्लांट बायोलॉजी पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लांट बायोलॉजी देखो, यूजुअली मैं ओवर द इयर्स ये नोटिस करता आ रहा हूं कि पेपर में कुछ आए ना आए, प्लांट बायोलॉजी तो आएगी। तो प्लांट बायोलॉजी के चारों चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट ज्यादा तुम्हें इसमें इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो ज्यादातर एटीपी में आ रहा होता है। ठीक है ना, ज्यादातर एटीपी में आ रहा होता है। क्या? सही है जी। और उसके अलावा प्लांट के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फिर सिस्टमैटिक बायोलॉजी में से सारे चैप्टर्स का आना बेटा मुश्किल है, लेकिन जब सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे तो याद रखें 3 से 4 सिस्टम्स आएंगे। ठीक है, अब वो कौन से होंगे, क्या वो डाइजेस्टिव ही होगा हमेशा? जरूरी नहीं है। तो जैसे इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है, इसमें आपको मल्टीपल सिस्टम नजर आ रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनमें से कोई सिस्टम ना आए, कोई और ही सिस्टम आ जाए, लेकिन सिस्टमैटिक बायोलॉजी कंफर्म हो। फिर आखिर के जो चैप्टर्स हैं, इकोलॉजी है और सिलेक्शन के चैप्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। और शुरू में जो सेल है, एंजाइम्स है, ये अच्छे से आने चाहिए। जो पोर्शन लीस्ट लाइकली एग्जामिनर थ्योरी में कम टच करता है उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया। इसी तरह आप जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, जेनेटिक्स यूजुअली थ्योरी में कम आती है। ठीक है, ओहो हो। सर अच्छा जी, पहले 3 पेजेस दिखा सकते हैं, तस्वीर ले लूंगा। क्या हुआ सर? मिल्क प्रोडक्शन सर, ये
बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में मिल्क प्रोडक्शन, बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेयर मेकिंग इंक्लूडेड है या नहीं है? भाई यूज के हद में इंक्लूडेड है, जितना मैंने लेक्चर में कराया है बस उतना ही याद रखना है। सिर्फ पेनिसिलिन प्रोडक्शन है जो डिटेल में याद रखनी है। सर पहले सर दिन वो पे जो बता दीजिएगा। टॉपिक्स आपने बताए थे कि आपने प्रिडिक्ट किया है कि वो लाजिम आएंगे क्योंकि वो एडिट हुए हैं, तो वो जरा आप बता देंगे ताकि हम उसको गो थ्रू कर लें। बेटा मेरे बच्चे, आप थोड़ा सा एहसान अपने आप पे करें और मुझ पर भी करें। खुद जाके चेंजेस देख लीजिए क्या हुए हैं सिलेबस में, कैम्ब्रिज की वेबसाइट में सर मौजूद है, जान लोगे क्या मेरी? नहीं सर, मैंने देखी